जिनको इनवाइट करना चाह रही हूँ, जिनके लिए आज हम सभी लोग इतनी दूर से आए हैं। जी हाँ, और जैसा कि पहले भी सब लोगों ने बता दिया कि जिन्होंने जिस कंपनी के बारे में बार बार बात हो रही है, रॉयल ओशियन, जी हाँ, जिसकी नींव रखी गई थी 5 दिसंबर 2014 में। और आप सभी को पता है कि वो कौन है, जिन्होंने एक सपना देखा कि सबके सर पे छत हो, सबके पास घर हो। जी हाँ, नवाबों के शहर लखनऊ में। तो उस सपने को साकार कर की और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और आप इनका प्रोजेक्ट देख भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। लखनऊ के जो बेस्ट लोकेशन है वहां पे सारे प्रोजेक्ट हैं। तो चलिए, अब मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है अब उनको सुनने की बारी आ चुकी है, जिनसे हम सभी लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो मैं एक बार आप सभी से विनम्र रिक्वेस्ट करूंगी कि खड़े हो जाइए प्लीज आप सभी लोग, और वेलकम करेंगे, जी हाँ, रॉयल ओशियन की कंपनी के एमडी मिस्टर राजमणि यादव जी का जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। स्पीच पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अभी वो तालियां बजेगी जो अभी तक नहीं बजी। प्लीज आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे क्योंकि हम वेलकम कर रहे हैं उनका, जिनके साथ हम सभी लोग जुड़ने के लिए आए हैं, वो सपना साकार करने के लिए आए हैं, जिससे कि कंपनी तो ऊंचाई पे जा ही रही है, साथ में आप सभी लोग भी बहुत आगे पहुंचने वाले हैं, उनका आशीर्वाद पाने वाले हैं। तो वेलकम हो रहा है कंपनी के एमडी मिस्टर राजमणि सर का, जो हमारी कंपनी के बहुत ही अनमोल खास मेंबर्स वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड मिस्टर रवि, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे। और सब लोगों ने एमडी सर के बारे में बहुत कुछ बताया और आप लोगों ने बहुत कुछ सुना। अब मैं खुद एमडी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर माइक को थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में लें। उस स्माइल का राज पूछना चाह रही हूँ सर, माइक दे रही हूँ आपको। मैं मुस्कुराहट का राज अपने साथ लेके पैदा हुआ था, क्योंकि मेरे नाम के सामने ही राज लगा हुआ है। अरे वाह, एक सेकंड माइक प्रोवाइड करवाइए। का अवसर देने वाले मेरे परम आदरणीय, मेरे जन्मदाता, मेरे ब्रह्मांड के छोर और मेरी दिनचर्या शुरू होने से खत्म होने तक मेरे हमेशा वंदनीय आदरणीय पिताश्री को उनके चरणों में सहस्त्रों बार प्रणाम अर्पित करता हूं। मेरी जिंदगी को एक नया आयाम देने के लिए एक उत्साहित पल मेरे गॉडफादर, मेरे मामा श्री, मैं सहस्त्रों बार उनके चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करना चाहता हूं। यहां मेरे अंकल जी मौजूद हैं और तमाम सभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मित्रगण, सपोर्टर या कंपनी के पिलर। समय बहुत कम है, सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, सबका नाम लेने में 30 मिनट ऐसे ही गुजर जाएंगे। इसलिए मैं अपने कंपनी की उन तमाम जड़ों को जो धरती रूपी अपने कर्मों से ऊर्जा देकर रॉयल ओशियन ग्रुप ऑफ कंपनीज को आसमान की शीर्ष ऊंचाइयों तक आप लोग पहुंचा रहे हैं, उन सभी को बार बार प्रणाम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतनी दूरी से चलकर एक निश्चित समय पर पहुंचकर जो कंपनी की अगली प्लानिंग और आज की इस मीटिंग को सफलता पूर्वक सुन रहे हैं, सहयोग बनाए हुए हैं और अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए बार बार आपका धन्यवाद। मेरे स्टॉक ऑपरेशन में एक बेहतरीन मेहनत करने वाले बच्चे अमर जी को, मेरी जिंदगी को अपनी हथेली में लेकर चलने वाले मिस्टर दुबे जी, साथ में विकास जी, सॉरी विशाल जी, और विशाल 1 विशाल 2, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा कम जानकारी रखता हूं।
लेकिन इनका इसलिए भी धन्यवाद कह देना चाहता हूं क्योंकि इनकी भवें जरा सा भी टेढ़ी हुई तो मैं कब टेढ़ा हो जाऊंगा कुछ पता नहीं है। आज इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने के लिए मैंने जीरो सहयोग किया है, जबकि इसके पहले जितनी भी मीटिंग हुई, जितनी भी गवर्नेंस रही है, वो सब मुझसे होकर गुजरती थी। पहली बार मैंने अपने स्टॉप ऑपरेशन को कहा कि आज आपकी मीटिंग में मैं सिर्फ एक गेस्ट रहूंगा। आप क्या ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे करते हो, आपकी गवर्नेंस क्या है, ये सब आप पर निर्भर करेगा। हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्क था, एक ऐसे आदमी को नदी में फेंक देना जिसे आपने कभी तैरते हुए नहीं देखा है, वो डूब भी सकता था। लेकिन आज बहुत अद्भुत और नई चीजें निकलकर सामने आई, तो मैं निश्चित रूप से उसे बाय नेम फिर से बताना चाहता हूं कि मेरे स्टॉप में कुछ नए लोग आए हैं, कुछ पुराने लोग आए हैं। उनके कॉम्बिनेशन से जो आज ऑर्गेनाइज वे मुझे देखने को मिला है, उसमें अंशिका त्यागी जी, पूजा जी, वैष्णवी मैम, हमारी एडमिन कहें ग्रेट एडमिन नीतू जी, और एक अद्भुत मैनेजमेंट। मेरी नजरें बड़े दिन से तलाश कर रही थी कि अगर मैं कभी अनुपस्थित हूं तो गवर्न कौन करेगा। तो आज पता चला कि मेरे ऑफिस में प्रवीण कुमार पाल, क्या गजब का मैनेजमेंट है आपका। और आप इतना अच्छा बोल लेते हैं तो मैंने यहां सुना, क्योंकि मैं इनके लिए इस सिस्टम का गॉडफादर हूं, तो मेरे सामने लोग सांस तक नहीं लेते। और आज पता चला कि मुझसे डरते भी बहुत हैं, क्योंकि नहीं डरते होते तो बहुत पहले पता चल गया होता कि नहीं बोलना आता है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मिस्टर विकास को, जिन्होंने अपने ऑफिस के गवर्नेंस को करते हुए इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन और इतने बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट के एक एक पार्ट को इन्होंने पेश किया। मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि मैंने एक बार भी उसको चेक नहीं किया। मैंने कहा जो भी आपको आता है चला दीजिए। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां जितने भी लोग मेरे हैं वो सब कंपनी के वरिष्ठ लोग हैं, उनके बीच इनकी गलतियां भी एक्सेप्ट की जा सकती हैं, तो इनको सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन नो डाउट आपने कोई गलती नहीं की, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जब अपने गरीबी के तूफान से झपेड़े लेते हुए किनारा पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो भगवान ने मुझे दो अनमोल रत्न दिए थे। वो दोनों बड़े हो गए हैं, आज इसका एहसास हुआ। और एहसास इसी का नहीं हुआ, आप लोगों ने 3 पीढ़ियां देखी। पहली तो वो जिसे यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति सर झुकाकर नमन कर रहा है, द ग्रेट ऑफ पॉइंट्स लिविंग इन क्राउन ऑफ द मेन पॉइंट्स दिस कंपनीज। मेरे फादर, वो बहुत अच्छे से आज भी मेरे स्टाफ से भोजपुरी में बात करते हैं, अच्छा भी लगता है लोगों को। मैं उनकी दूसरी पीढ़ी बिल्कुल मिक्सअप हूं। आप अंग्रेजी में चाहेंगे तो भी बात करूंगा और हिंदी में चाहेंगे तो भी बात करूंगा। लेकिन मेरी साथ बढ़ने वाली तीसरी पीढ़ी को मैंने देखा कि एक तो बिल्कुल हिंदी से डगमगा रही थी। यू आर ग्रेट माई सन। मुझे अच्छा लगा कि आपने कम से कम लोगों को फेस किया। और मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि मेरी कंपनी के पास टाइम कम था। अभी कल ही इनको शाम को बताया गया कि क्या आप भी कुछ बोल सकते हो। आपने रात में कुछ ढूंढा और इतना ग्रेट प्लान ढूंढा कि नो डाउट आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप अपने ऑफिस के ग्रुप को ज्वाइन कर लिए और अपने एसोसिएट ग्रुप पे निश्चित ये वीडियो भेजिए जिससे बेहतर तरीके से लोग देखें। दूसरा मैं देख रहा था ये मिस्टर आदित्य ऑलरेडी प्राउडली हैं। और साई साहब आप तो जानते हैं
कि बाप का दुख तब दूर हो जाता है जब उसके बेटे उसके कंधे के बराबर हो जाते हैं। ये मेरे लिए ही गर्व की बात नहीं है, ये रॉयल ओशियन के लिए भी गर्व की बात है कि रॉयल ओशियन के जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे बीच में तिवारी साहब आए थे, समय कम है, सबका नाम नहीं ले पाया। हमारे यहां बबलू साहब आए हैं, आर्यन गुप्ता साहब आए हैं, विनोद साहब आए हैं, कश्यप साहब आए हैं, ये महेंद्र साहब हैं, बहुत सारे वरिष्ठ लोग, मेरे मित्र रानू साहब, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया। मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने कम से कम जिक्र तो किया। लोग सोचते हैं कि ऐसा बोलने से पता नहीं किसी को बुरा लगे और अच्छा लगे, भगवान ने कैसा हो, लेकिन आपने बहुत अच्छा जो है एक सत्य प्रेजेंटेशन दिया जो आपके सामने से गुजरा है। दूसरा धन्यवाद मैं अर्पित करना चाहता हूं ये बेहतरीन दो लड़कियों को जिन्होंने सबके आने पर स्वागत किया है, सबका बेहतरीन वर्किंग में अपने आप को गौर कर रही है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये लोग भी मिलेंगे ये मुझे पता नहीं था। जैसा कि मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल एक गेस्ट की तरह आया, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि इस ऑफिस की मीटिंग में क्या क्या चीजें की गई, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए आज गर्व हो रहा है कि पहले एक पेपर भी मेरे टेबल से होके गुजरता था, बिना मेरे टेबल से गुजरे वो अप्रूवल नहीं होता था। आज पूरी मीटिंग अप्रूवल हो गई, जिसमें मैं खुद गेस्ट की तरह से सिर्फ 10 मिनट बोलने के लिए खड़ा हुआ। तो पुनः आप सबको बहुत बधाई। एज ए ऑपरेशन, एज ए अभिकर्ता, कितनी बेहतरीन आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन दी। लास्ट धन्यवाद मेरा है इस मंच पर खड़ी आपके मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हुए एंकरिंग करने वाली ये बेहतरीन खूबसूरत बहन जी का, इनको भी मैं नहीं जानता, अभी जस्ट आके मुलाकात हुई है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा इस कंपनी की डायरेक्टर और मिसेस राजमणि यादव, संगीता यादव जी को, और ईश्वर से दुआ करूंगा कि भगवान ऐसी पत्नी हर किसी को दे। इसलिए नहीं कि वो मेरी पत्नी है, मैं दो शब्दों की खासियत बताता हूं। आज के जीवन की दिनचर्या है कि अगर 24 घंटे के लिए आप गायब हैं तो आपको वीडियो कॉल से अटेंडेंस देनी पड़ेगी। लेकिन मेरे जीवन में या तो मेरी खासियत होगी या तो मैंने वो ट्रस्ट हासिल किया होगा। मैं 24 घंटे के बाद, छोड़ दीजिएगा 24 दिन के लिए गायब होता हूं तो सिर्फ मुझसे इतना पूछा जाता है कि आप कहां हैं, आप खाना पानी खा लिए हैं और आप स्वस्थ हैं कि नहीं। आप समुद्र की लहरों में हैं, आसमान की ऊंचाई पर हैं, या इस अर्थ रूपी ग्राउंड पर रन कर रहे हैं। निश्चित ही आपके विश्वास की डोर इतनी मजबूत है कि आपको उसके टेंशन लेने की ना जरूरत थी ना भविष्य में है। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं इतना फ्री नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं पहुंचता। रीजन में होता हूं, किसी भी पौधे को आप बहुत उपजाऊ जमीन में लगा दीजिए, बहुत बढ़िया उसको ऊर्जा दीजिए, खाद माटी सारी चीजों की, लेकिन एक छोटी सी आकाश भंवर की कल नहीं उस पर डाल दीजिए। क्यों डॉक्टर विजय साहब, गलत कह रहा हूं? तो ऊपर से तरह कवर कर लेती है, उस पौधे का एक एक टहनी, एक एक पत्ता धीरे धीरे सड़ जाता है। पत्नी किसी भी व्यक्ति या पति के जीवन में वही रोल निभाती है। अगर उसका ट्रस्ट और उसकी फ्रीडम एक बेहतरीन तरीके से उसके साथ नहीं है तो आप बेहतरीन ग्रोथ नहीं कर सकते। जैसे ही आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, आधे रास्ते पहुंचेंगे और घर से एक तमतमाता फोन चला जाए तो आप आधा डाउनलोड हो जाएंगे। निश्चित ही आप अपने टारगेट में 50% वहीं फेल हो जाते हैं। तो मेरे मुस्कुराते रहने का आधार ये भी है, ये भी मैं आपको बता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे जिंदगी का हिसाब नहीं देना है। हालांकि ईश्वर का भी थैंक्स कहता हूं क्योंकि उसने मुझे चोर नहीं बनाया। मेरे अंदर किसी तरह का अच्छा गुण नहीं है
जैसे दारू पीना, सुर्ती खाना या इस तरह की नाजायज चीजें, ये है ही नहीं है। बाकी दूसरी चीज मैं बताऊं, मुझे खाना खाने का टाइम नहीं है तो और कहीं जाने का टाइम कहां से रहेगा। चलिए फिर से आप लोगों का आभार ज्ञापन करते हुए मैं आपकी रॉयल ओशियन ग्रुप ऑफ कंपनीज पर आता हूं। जिस तरह से कंपनी को यह मिस्टर प्रवीण कुमार पाल साहब ने डिफिनेटिव किया है, एक एक शब्द और एक एक पॉइंट से उसे संवारते हुए आगे ले गए हैं। मैं पुनः उस पर नहीं बोलना चाहता क्योंकि समय कम है। मैं सिर्फ आपके और अपने जीवन पर बोलना चाहता हूं। आपके जीवन में क्या होना चाहिए और मैंने क्या हासिल किया है, मैं उस पर बोलना चाहता हूं। क्योंकि साक्ष्य के रूप में ये रानू साहब बैठे हैं, अगर एक भी शब्द गलत बोलूंगा तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं सर। तो हम यहां जब बैठे हैं, हम जब यहां आए हैं, तो हम सबका जीवन में एक मकसद है। वो मकसद क्या है, आप अगर जानना चाहते हो तो मेरे पिताजी से मिलकर जान सकते हैं। उनका बेटा सक्सेस है, इसकी कितनी बड़ी खुशी है ये कहने की जरूरत नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और मेरे दो बेटे मेरे सामने बोले, इससे मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई जिसे मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे तो अभी बच्चे हैं, लेकिन अगर बच्चे इतने स्ट्रांग हैं तो जब वो अपने आप में यंग होंगे और स्ट्रांगनेस की पॉइंट पर पहुंचेंगे तो कैसे होंगे, इस भविष्य को लेकर मैं गौरवान्वित हूं। तो ये चीजें सबके जीवन में होनी चाहिए। हर बेटा चाहता है कि उसका, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा सक्सेस हो, और दुनिया का हर बाप एक ही चीज में खुशी महसूस करता है। इंसान कभी भी हार पर खुशी महसूस नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपनी हार पर खुशी महसूस करता हो तो प्लीज स्टैंड अप टू हैंड्स। कोई ऐसा आदमी है जो अपनी हार पर कभी खुश हो सकता है? लेकिन दुनिया का हर वो मां और बाप अपने बेटे से हारना स्वीकार करता है और खुश होता है कि उसका बेटा उससे आगे है, उसकी औलादें उससे आगे हैं। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सबके जीवन में होती है। रॉयल ओशियन के ग्रुप ऑफ कंपनीज के इस प्रांगण में जहां आप बैठे हैं, यहां से हम अपने जीवन को कितना बेहतरीन बना सकते हैं, कितना आगे ले जा सकते हैं और कैसे ले जा सकते हैं, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। नो डाउट कमला प्रसाद चौरसिया साहब मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं, मेरे वरिष्ठ भी हैं, और मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि मेरी बिजनेस की दुनिया में आने के लिए प्रेरित करने का सबसे पहले अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो कमला प्रसाद चौरसिया साहब को जाता है। हम दोनों लोगों की दुकानें एक साथ पैरेलल में थी। भाई साहब की तो 2 किलोमीटर बाद थी। सर का मेडिकल हॉल था और मेरी जनरल और बुक की दुकान थी। और बड़ा दुखदाई महीना होता है आपके मई और जून का, जब दोपहर के समय में उसकी तमतमाती धूप हवाओं के लपेटों के साथ आपके शटर के अंदर जब घुसती है तो सही बताए तो ओठ आधा सूख जाता है और चेहरा भी इतना सूख जाता है कि वेट करते हैं कि 4 बजे तो फिर से धो ले और फिर से फ्रेशनेस आ जाए उसमें। ऐसे समय पे हम दोनों लोग लूडो खेलते थे कि हमारा समय किसी तरह से पास हो जाए। वहां से लूडो खेलते खेलते कब मैं टाइम से खेलने लगा और कब मैंने उसे हराना सीख लिया, ये ना मुझे पता चला ना टाइम को। आप सभी लोग बैठे हैं, सबके जीवन में एक चीजें आती हैं। 95 लोग कहते हैं कि टाइम से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सभी लोग कहते हैं कि टाइम से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं इन दोनों को नहीं मानता। टाइम आपके हिसाब से चलता है और आपको सिर्फ वो मिलता है जो आप चाहते हैं। साहिब साहब, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है, इसे डिसाइड आपको करना होता है। टाइम कैसे आपके हिसाब से चलता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये रानू साहब ने अभी भी बताया कि मैं मोबाइल
कि एक शॉप थी और टॉपअप बेचता था। आज ये एक अच्छे लीडर है। भगवान करे आने वाले चुनाव में ये जीते और मंत्री हो जाए। मैं गारंटी कहता हूं कि अगर ये एयरपोर्ट पर 10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो उड़ने वाली फ्लाइट इनका वेट करेगी। यू आर एग्री आनंद? आपके प्रदेश से मिस्टर योगी साहब का काफिला गुजरता हो, कौन कहता है लाल बत्ती वेट नहीं करती? दिस टाइम एक्यूरेशन ऑफ द लाल बत्ती रेड लाइट, वो अपने टाइम के हिसाब से चलती है। किसी चौराहे पर जाइए, जब उसका टाइम खत्म होगा तो वो नीली होगी और दूसरी वाली लाल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी ऑफ द टाइम्स, वो जो लाइट है वो टाइम के हिसाब से चल रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी गुजर रहे हैं तो सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, लाइटें भी ग्रीन हो जाती हैं। तो टाइम किसके हिसाब से चला? व्यक्ति के हिसाब से। और मैं इससे भी बड़ा एग्जाम्पल आपको दूं, दो एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, एक बीच में है और एक आपके दिमाग में है। पहला एग्जाम्पल, मैं साइकिल से चलता था और सर ने कहा कि बनवाने के लिए पैसे नहीं होते थे। सही बोल रहे हैं। और आज जो आदमी साइकिल का 10 रुपए का पंचर बनवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो मर्सिडीज से चलता है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। कौन कहता है कि हम टाइम नहीं बदल सकते? दूसरी बात, एक आदमी झोला लिए हुए, कंधे पर टांगे हुए गोरखपुर मठ पर बैठा ऑटो में सफर करता था। आज आपके प्रदेश की पूरी कायनात उसके पीछे भागती है। कैसे आप मानते हैं कि टाइम चेंज नहीं किया जा सकता? आपके अंदर भी पावर क्या है? आप उसे चेंज कैसे कर सकते हो? वो सोचना बहुत जरूरी है। आपके सोचने का तरीका कैसा है और उसका काम करने का तरीका कैसा है, ये बहुत कुछ डिसाइड करता है। हमें क्या डिसाइड करना है, जरूरी वो है। हमें क्या बनना है, ये कैसे सोचना है, जरूरी वो है। और अगर ये दोनों सोचते हैं तो उसे हासिल कैसे करना है, इस पर विचार करना, इस पर काम करना, ये पॉइंट है आपके जीवन को बदलने का। जैसे एक अभी प्ले प्लान आपके स्क्रीन पर आया, तो नो डाउट आप जब रात में सोते हैं तो सपने देखते हैं। सी ऑफ द ड्रीम्स इन ऑल नाइट। लेकिन जब आप उठते हैं तो आसमान में रात में उड़ रहे हैं, लेकिन आंख खुलते उसी बिस्तर पर पाते हैं जहां होते हैं। आप इस तस्वीर को बदल कैसे सकते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप सपने में उड़ रहे थे तो यह सपना आया कहां से? क्योंकि आपने किसी को उड़ते हुए देखा होगा जो फ्लाइट में होगा, तभी तो आपके अंदर विचार आया। तो दूसरा सवाल अपने आप से करिए कि जब एक दूसरा इंसान उस फ्लाइट पे उड़ सकता है तो आप एक इंसान हैं, आप क्यों नहीं उड़ सकते? और जो उत्तर मिलेगा उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा। रानू साहब, मैं आया तो बड़ी गरीबी से हूं, लेकिन मेरी एक टाइटल रही है, मेरे डायरी में कभी हार नहीं है। आई एम ओनली विनर। उसके दो रीजन है। वो गेम में खेलता ही नहीं जो खेलते नहीं आता। रिस्क क्यों लेना? महेंद्र साहब सही बात बोल रहा हूं। अरे भाई, कभी नहीं हारते तो जाके शेर के सामने खड़े हो जाओ। तो रिस्क है कि नहीं है? तो वो गेम ही मत खेलिए। अगर अपने आप को विनर बनना है, वो चीज करिए जिसमें आप विन कर सकते हैं। दो चीजें बचेगी, एक आपका नाजायज समय, जो आप जहां हारने वाले हैं उसे लेस देन कर दीजिए, मत खेलिए उसे। उस समय को सही जगह उपयोग करिए जहां जीत के आगे बढ़ जाइए और मेडल दीजिए। शत्रुओं में बने रहिए, क्योंकि क्षेत्र बहुत है, दायरा बहुत है, लोग भी बहुत है। हमें विनर बनने के लिए किसी एक क्षेत्र को चुनना है जिसमें हम विनर हों। कोई फाइटर हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि तीनों एक ही हो। तो हमें अपने जीवन को
सिलेक्टेड करना है हमें जाना कहां है और करना क्या है। रॉयल ओशियन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया जहां से जीरो इन्वेस्टमेंट। आप क्या लगाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर रॉयल ओशियन ने खड़ा करके आपको दिया। हालांकि रॉयल ओशियन आप ही का है, लेकिन मैं एक प्लान इसलिए बना रहा हूं कि जब भी आप किसी पर्सन के सामने बैठते हैं तो आप उसे ये प्लान देते हैं, क्योंकि वो भी रॉयल ओशियन का सदस्य नहीं है, मेंबर्स नहीं है, तो आप उसे बताते हैं कि आपको रॉयल ओशियन में जुड़ने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट देना है, कुछ नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसकी प्लान जाननी है, उस पूरे प्लान को जानकर उसके साथ जुड़ जाना है। वो अपने आप पे खुद ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के साथ आप काम करते हुए अपने आप को वहां ला सकते हैं जहां राजमणि यादव खड़े हैं, इंटू 10 कदम आगे। ये बहुत इजी है। ये इजी क्यों है मैं बताता हूं उसे। जब मैं इस दुनिया में कदम रख रहा था तो मेरे पास 4 बाग से लेकर कमता तक आने के लिए किराया नहीं था। कई बार पैदल चला, थका भी क्योंकि इंसान हूं। मेरे पास खुद का प्रोजेक्ट नहीं था तो दूसरे के प्रोजेक्ट पर काम करता था। अपना प्रोजेक्ट खड़ा कर लूं इतनी हैसियत नहीं थी, क्योंकि इतने गरीब परिवार से हूं कि एक प्लाट तो खरीद नहीं सकता था। इतना बड़ा अंपायर खड़ा करने की बात ही छोड़ दीजिए। अरे भाई आप सीधी सी बात देख लीजिए, जो आदमी साइकिल का पंचर नहीं बनवा सकता वो करोड़ों रुपए बीघे की जमीन खरीद के कहां से देगा आपको। तो मैंने विजन पर काम किया, क्योंकि मेरे पास मनी नहीं थी तो विजन पर काम करना जरूरी था। मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, एक विजन तैयार किया और उसके साथ आगे बढ़ गया। और उसको लेके बढ़ने में मात्र 2.5 साल लगे। 5 दिसंबर 2014 को जिस कंपनी का निर्माण हुआ वो कंपनी लखनऊ में नहीं थी। मैंने इसका निर्माण आजमगढ़ में किया। 1 साल उस पर काम किया और उसमें एक मीटिंग भी की। उस मीटिंग के गवाह मेरे बीच डॉक्टर विवेक साहब बैठे, आर्यन गुप्ता साहब बैठे। ये लोग आजमगढ़ की मीटिंग में, मेरी पहली मीटिंग में मेरे साथ थे। निशान उठाया और फिर मैं लखनऊ की तरफ बढ़ा। 8 नवंबर 2016 को रात में नोटबंदी हो गई। सारे खिड़की दरवाजे बंद भी कर दिए गए। टाइम कितना मिला आपके पास, कैलकुलेट करिएगा। इतनी शॉर्ट टाइम में मैंने रॉयल ओशियन को वहां खड़ा किया जहां आप सब अभी देख रहे हैं। उसके बाद नोटबंदी के बाद खड़े होने के काम खत्म हो गए। कंपनियों को लकवा मारने लग गया, एक्सीडेंट होने लगा, बारिश मारने लगी और आपके इस लखनऊ शहर में सैकड़ों कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उसके ताले बंद हो गए। जेपी कंस्ट्रक्शन पूरे नोएडा को बनाने में अहम योगदान निभाती है, वो क्लोज हो गई। आपके यहां अंसर एपीआई सुशांत बोर्ड सिटी, इतनी बड़ी टाउनशिप खड़ी हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने हाथ खड़े किए। इस क्राइसिस, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, तमाम सारे लफेड़ों को सहते हुए जो बड़े दुख भरे थे, रॉयल ओशियन आप लोगों के बीच खड़ी नहीं है, चल रही है, दौड़ रही है। ये आप लोगों के लिए बहुत आभार है। और सिर्फ इसका एक रीजन है, जहां मैं और आप दोनों लोग लगातार काम कर रहे हैं। और जब आप काम करते हैं तो आपको ग्रोथ मिलती है, क्योंकि धूप में काम करने वाला व्यक्ति ही सफलता हासिल करता है। क्योंकि धूप ढलने का जो व्यक्ति वेट करता है वो व्यक्ति अपना समय खो चुका होता है। हमें क्या ढूंढना है? हमें यह ढूंढना है कि जब हमारा बच्चा हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा तो हम उसकी नजरों में अपनी नजरें मिलाने के लिए तैयार हैं। आजकल का तो एक चलन है, बड़े इजी वे में एक बेटा बाप से कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। बहुत इजी का क्वेश्चन है,
हालांकि वो नालायक है, लायक होगा तो ऐसा सवाल नहीं करेगा, लेकिन करते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको इस दुनिया में आने का अवसर दिया, एंट्री दी, वही कहां कम है यार। आप आए, आप अपने लिए क्या कर सकते हो? दिस इज द अपॉर्चुनिटी हिमसेल्फ डेवलपमेंट। किसी और का योगदान आपके जीवन में हो नहीं सकता, क्योंकि कोई किसी को डेवलप नहीं कर सकता। वरना अगर कोई बाप अपने बेटे के लिए कुछ कर सके तो हर बाप अपने बेटे को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएएस और पीसीएस यही सब बनाए, उससे नीचे की डिग्रियां ही ना दे। समझिए इस बात को। लेकिन जरूरी है कि आप अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए, इस तेजी से भागती हुई दुनिया के साथ चलने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए, और अपने विकास वर्मा जी, मिस्टर प्रवीण कुमार पाल जी, मिस्टर आदित्य जी, मिस्टर आलोक जी, ये लोग टहनियों में तैयार हो गए। और जब उसकी जड़ें फैलने लगी तो तिवारी साहब, प्रदीप मौर्य साहब, शाही साहब, ये लोग उसके बेस को कितने बेहतरीन से, ये कश्यप साहब है, आप लोग कितने बेहतरीन से उसे स्ट्रांगनेस दिए, महेंद्र साहब है, कि आज वो बट के पेड़ से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी जो बिना इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू थी, वो कम से कम 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर को पार करके बड़े आसानी से किसी को भी पेपर दे सकती है। अरब रुपए कहना इतना आसान नहीं है, और उसको कहना तो मैं आसान मान सकता हूं, लेकिन उस तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं। हालांकि ये मत सोच लिया कि इन शब्दों के साथ मैं अपने आप को अरबपति कह रहा हूं। मैं तो वास्तव में बड़ा गरीब आदमी हूं। जैसा कि अभी रानू साहब ने कहा कि सचमुच मेरे पास गैया है, भैंसियां हैं, तो मैं उनको खिलाता हूं, चारा वालता हूं, सारे काम करता हूं, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द माई नेचर्स। इसलिए कहना चाहता हूं कि इंसान कभी पैसों से बड़ा नहीं होता। मैक्सिमम लोगों की सोच होती है कि बड़ा होने के लिए पैसा होना जरूरी है, लेकिन पैसा जरूरतों को पूरा होने के लिए जरूरी है। बड़ा होने के लिए आपके विचार बड़े होने जरूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों के बीच में। राजकुमार सिद्धांत, कितने लोग जानते हैं उनको? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वही भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए तो पूरी दुनिया ने उन्हें जाना। एक राजा का लड़का जिसके पास सब कुछ हो, राजपाट, आलीशान बिल्डिंगें, शान शौकत, उसे हम आप लोग नहीं जाने, लेकिन हम उसे तब जाने जब उसने सब कुछ त्याग कर अपने विचारों का उद्गार किया, अपने शब्दों का अर्जन किया, उसने अपने आप को महान बनाने के तरफ अग्रसर किया, कोशिश नहीं की। तब हमने उसे जाना। तो अगर आपको महान बनना है, बड़ा बनना है, तो विचार बेहतर रखने पड़ेंगे। और अगर आपको सरवाइव करना है, अंग्रेजी का एक शब्द है, तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि आप संत तो हो सकते हैं, लेकिन मधुरमा से काजू कतरी खरीदेंगे तो बिना पैसे के नहीं मिलेगा। जरूरी है आप उसके लिए विचार नहीं, उसके लिए पैसा अपनी जेब में रखिए। तो दोनों अपने साथ लेके चलिए। और दूसरी एक बात मैं बताऊं, जब आप किसी से कंपटीशन करते हैं तो आप वहीं हार जाते हैं। कंपटीशन करते ही हार जाते हैं आप। लोग कहते हैं ना कि ये कंपटीशन हो रहा है, तो इस कंपटीशन में कोई एक जीतेगा। मेरी नजर में दोनों हार जाते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन हमेशा चेंज होता रहता है। कभी 50 से 50 का, कभी 55 से 55 का, और फिर 60 से 60 का। ये लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप अपने आप से कंपटीशन करते हैं तो हमेशा जीत जाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल दूं मैं आपको। कितने लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद साहब को? मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद साहब को। विवेकानंद साहब ने जिंदगी में किसी को नहीं हराया।
वो लगातार शास्त्रार्थ करते थे और ज्ञान अर्जित करते थे। जिस भी ऋषि मुनि के पास जाते थे उसका पैर छूते थे और निवेदन करके कहते थे कि ये शब्द, ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, कृपया मुझे समझाएं। लास्ट में उन्हें समझाने वाले व्यक्ति का नाम आप लोगों को मालूम है कौन है? हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू के संस्थापक का नाम तो पता ही होगा कि हिंदू के संस्थापक कौन है। हिंदू धर्म के रचयिता, जन्मदाता, संस्थापक परमहंस शंकराचार्य साहब। जब उन्हें कहीं शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला, तो किसी लास्ट व्यक्ति या मुनि ने उन्हें कहा कि आप शंकराचार्य के पास जाए, क्योंकि जितना ब्रॉड आपका क्वेश्चन है इसका आंसर केवल वही एक व्यक्ति दे सकते हैं, वरना दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको संतुष्ट कर दे। तो विवेकानंद साहब शंकराचार्य की कुटिया में जाते हैं। शंकराचार्य बिल्कुल अकेले रहते थे, बारिश हो रही थी, कुटिया का दरवाजा बंद था। तो हमारा आपका नेचर है कि जब हम आप किसी के घर में जाते हैं तो भाई अब तो बेल लगी है, गेट पे बजा लिया करते हैं। पहले क्या करते थे, कुंडा खड़का दिया करते थे। तो उन्होंने, यानी स्वामी विवेकानंद ने परमहंस का क्या किया, कुंडा खड़का दिया। तो परमहंस का अंदर से क्वेश्चन आया। हम आप पूछ लेते ना कि हाँ भैया कौन है, किससे मिलना है, क्या काम है। तो परमहंस जी ने अंदर से एक क्वेश्चन डाला कि तुम कौन हो। भाई इस सुनसान जंगल में शेर, बाघ, हिरण, पशु, इसके अलावा तो कोई है नहीं, तो तुम कौन आ गए यार इस बरसात में। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो स्वामी विवेकानंद का जो जवाब था ना, वास्तव में सुनकर गर्व होता है। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं यही तो जानने आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राजमणि यादव हूं, तो जब तुम राजमणि यादव तो यहां के बारे हो। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं यही तो मैं जानने आया हूं। उन्होंने कहा कि गेट खुला है, फिर अंदर आ जाओ। तो वो अंदर प्रवेश किए और उन्होंने अध्यात्म पर 2 शब्द कहा। मैं अपने स्टाफ को भी समझाता हूं कि पढ़ा और कहा में बड़ा अंतर है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को सुन के और भी बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। लाचे साहब सही बता रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं भाई। मेरे फादर सबूत के रूप में बैठे हैं। मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूं। हाई स्कूल के पेपर देने के बाद पंजाब चला गया, लौट के 5 साल बाद आया तो फिर इंटर कर लिया। इंटर का पेपर देने के बाद फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, फिर चला गया कमाने था। 3 साल बाद लौट के आया, बीए का पेपर देना शुरू किया। 2 साल दिया, कंडीशन खराब हो गई, उसको छोड़ दिया। बाद में फिर मैंने बीए कंप्लीट की। और एक बात बता दूं कि अभी भी मैं छात्र हूं। अभी मेरा 10 दिन पहले एलएलबी लास्ट सेमेस्टर का पेपर खत्म हुआ। साई साहब आपको तो बताया था। और मैं इसलिए इसको कर रहा हूं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। किसी ने बहुत पहले लिखा था कि लर्निंग इज लाइफ, तो मैं सीख रहा हूं और सबको सीखना चाहिए। तो विवेकानंद से परमहंस साहब ने कहा कि यार, उन्होंने सोचा परमहंस साहब ने कि इसको समझाने में तो बड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिकली इसको कुछ करा देते हैं ताकि इसके आधे क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे ये जो मुंह है, एक तरफ का गाल है, उसमें पाका हुआ है, तो बड़ा दर्द हो रहा है यार, तुमसे बात करनी पड़ेगी। तो तुम एक काम करो कि बगल में काली का मंदिर है, तुम चले जाओ और उनसे कह दो कि थोड़ा मेरा दर्द कम कर दे। अगर ये कम हो जाएगा तो बोलने में आसानी होगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चनों का उत्तर आसानी से दे दूंगा। तो इसमें एक चीज बहुत आसानी से चेक की परमहंस जी ने कि इसे काली पर ट्रस्ट है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो नहीं जाएगा, कहेगा पत्थर की मूर्ति बोलेगी नहीं। लेकिन गुरु का आदेश था और वो चले गए। और जब उन्होंने मूर्ति के सामने यह क्वेश्चन दागा तो मूर्ति ने कहा कि बेटा विवेकानंद, तुम परमहंस से जाके कह दो कि वो इसके पूर्व जन्मों का पाप है
उसका प्रायश्चित इसी जन्म में उसे करना पड़ेगा। और अगर मैं उसका ये दर्द कम कर देती हूं तो ये फिर अगले जन्म में उसे करना पड़ेगा। तो वो राजी है कि नहीं राजी है? अगर वो एग्री है कि अगले जन्म में इसका दर्द लेगा तो निश्चित मैं कम कर दूंगी, जाके तुम कहो और फिर आके मुझे बताओ, मैं ऐसा करती हूं। जब विवेकानंद वापस आए परमहंस के पास तो परमहंस ने बिना उनसे कुछ पूछे कहा कि क्यों, मां ने यही कहा ना कि अगले जन्म में भी दर्द रहेगा अगर इसमें कम कर दूंगी। ये बात सुनकर विवेकानंद के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि जो मैं बात करके आया हूं वो इन्हें कैसे पता है। तो उन्होंने कहा जो तुम ढूंढने आए हो वो यही है जो तुम देख के आ रहे हो। तो अध्यात्म क्या है और अध्यात्म से मोक्ष क्या है, उसका रास्ता क्या है, ये उन्होंने हासिल किया। आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। इसी कड़ी में हम कहां से चले हैं, यह हमारा इतिहास होना चाहिए। हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य नहीं होना चाहिए। हम कहां हैं ये हमारा वर्तमान होना चाहिए और कहां हमें जाना है वो हमारा भविष्य होना चाहिए। ये तीनों चीजें हमें तय करनी पड़ेगी। होता क्या है कि हम तय नहीं करते। जो ह्यूमन नेचर का पार्ट है वो एकदम इस संरचना के साथ बना हुआ है कि एक कान से आप सुनिए और दूसरे सुलगा दीजिए। हमारे साथ बैठे विवेक साहब, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बच्चों को डेली रटाते होंगे तो फिर आके वही पूछते होंगे तो खड़े होकर कहते होंगे सॉरी, क्योंकि होमवर्क करने के बजाय घर जाके क्या करते हैं, गिल्ली डंडा या गोली खेलने लगते हैं। और अब तो मोबाइल आ गई है, उसमें बहुत सारे गेम है, एक मास्टर गेम आ गया पबजी, उसमें लग जाते होंगे। तो जो हमें करना है पहले हम उसका एक लक्ष्य निर्धारित करें। अगर लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो फिर उसकी थ्योरी पढ़ें या एक थ्योरी तैयार करें कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है और कैसे करना है। जब हम उसको तैयार करें फिर अगले स्टेप में उस पर काम करना शुरू कर दें। और जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो अगर सकारात्मक दृष्टि से काम करते हैं तो सफलता की गारंटी मेरी है। मैं बताता हूं महेंद्र साहब कि आप अपने जीवन में निश्चित सफल होंगे, लेकिन वो करना जरूरी है और हम करते नहीं। हम बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं कि हम वो करते नहीं है। रामू साहब प्रयास तो करते हैं कि चलिए हम लखनऊ में गए हैं, ये सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, इस सिस्टम से जोड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर लगातार काम नहीं कर पाते हैं। जहां हम गैपिंग करते हैं वो गैपिंग कैसी होती है। आप तलवार बनाने के लिए एक लोहे की राड को या छड़ को गर्म करिए और उस पर हथौड़ा तत्काल मारना है क्योंकि उसकी धार देनी है और उसकी दिशा देनी है। लेकिन उसी बीच लग जाए कि अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ा 10 मिनट शरबत पी लेते हैं, फिर हथौड़ा उठाते हैं, तब तक वो ठंडी हो जाएगी और जब आप मारेंगे उस पर तो वो तलवार बनने के बजाय टूट के छटक जाएगी और आपका मकसद खत्म हो जाएगा या बिखर जाएगा। दूसरी चीज मैं 2 शब्द अपने ऊपर फिर से बोलना चाहता हूं। मेरी वर्तमान एज अप्रॉक्स 30 ईयर है। अप्रॉक्स इसलिए लगा दिया कि रनिंग में है। 1783 की सर मेरी जन्म तिथि है। ये मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं, इनकी गोद में खेला हूं मैं आपको बताऊं जो मुझे 60 साल में हासिल करना चाहिए था वो मैं 30 साल में हासिल कर लिया। 8 साल तो भी घूम रहा हूं, खेल रहा हूं। हकीकत बताऊं 30 साल में मैंने वो हासिल कर लिया जो मुझे 60 साल में करना चाहिए था। तो हासिल कैसे किया? क्योंकि जो एक इंसान काम करता है उसके दुगने से ज्यादा मैंने काम किया। मैंने जब लक्ष्य बनाया तो उस पर काम करने के लिए टाइम नहीं लिया, काम कर डाला और काम करके यहां पहुंच गया जहां मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, जहां आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मेरी स्पीड आज भी बहुत तेज है,
आज भी मैं अपने बच्चों से ज्यादा स्ट्रांग हूं। ये दो बेटे मेरे पहुंचे हैं, बैठे हैं, हमारी कोच भी जिम की यहीं बैठी हुई है। ये तीनों लोग हम लोग साथ ही जिम करते हैं, लेकिन आज भी मैं इनसे तेज हूं और अभी अगले 10 साल तक तेज रहूंगा। इसका रीजन जान लीजिए। रीजन यह है कि आप अपने आप को क्या बना के रखते हैं, मेन पॉइंट यहां पर आके रुक जाता है। आप अपने आप को सोचते क्या है, मेन पॉइंट यहां पर आके रुक जाता है, और जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। दिस इज इनवर्स ट्रूथ। अब शुरुआत करनी है आपके सोचने की, क्योंकि जब मैं बचपन में था तो मेरे गांव में बाइक नहीं हुआ करती थी। बड़ी मुश्किल से किसी एक के पास राजदूत हुआ करती थी या होंडा एसएस हुआ करती थी, लेकिन आज मेरे गांव में एक एक साथ में 10-10 गाड़ियां पहुंचती हैं। रॉयल ओशियन कंपनी की 10-10 गाड़ियां पहुंचती हैं, करोड़ों की मर्सिडीज होती है, फॉर्च्यूनरें होती हैं, सफारियां होती हैं। तो उस गांव में एक इतिहास बदला। अब हमें उस इतिहास के साथ अपने आप को बदलने की जरूरत है। जरा सोचिए, जब आपके बच्चे बड़े होंगे और आपकी कहानी वो पढ़ेंगे, आपके बारे में रिसर्च करेंगे, तो क्या बताएंगे कि उनके दादा परदादा या पिताश्री कहां पैदा हुए थे और अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या बनाया। यह महत्वपूर्ण विषय है। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो क्या वास्तव में आप इतिहास के पन्नों पर अंकित होने के लायक हैं? गांव की दशा देखिए, जहां से आप निकल कर आए हैं। एक घर में पिता पैदा हुए, अब वो एक शब्द बोलता हूं बड़ा देहाती है, उसकी फिरौती करते हुए बेटा मर गया। फिरौती सबकी समझ में नहीं आई होगी। देहाती घर जो खपड़े का होता है उसके रिपेयर को फिरौती कहते हैं। भाई मैं तो भाई जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं ना, तो मुझे सब पता है। और पोते को आने में बड़ी मुश्किल से छत की दीवार चेंज हो पाई। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा इतिहास यही है? एक दिन दुबई के किंग की कहानी छपी थी और उसने बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ कहा था। उसने लिखा था कि मेरे जो दादा थे, परदादा थे, वो घोड़े से चलते थे, वो सॉरी ऊंट से चलते थे। उसके बाद जब मेरे पिता आए तो वो कार से चलना शुरू की। आज मैं दुनिया की सबसे महंगी कार दुकाटी से चलता हूं। मेरे बेटे इससे सिर्फ चलेंगे, बदल नहीं पाएंगे, और मेरे पोते पुनः उसी पर पहुंच जाएंगे जहां से मेरे दादा चले थे। बड़ी टिपिकल कहानी, समझ में नहीं आई होगी। रीजन जान लीजिए, डिमांड इन द मदर ऑफ मैन्युफैक्चर्स। जब हम गांव में थे तो बेने को यूज करते थे, वो डंठल के बनते थे। सरपत से जो ढोल निकलता है उसके डंठल से निकलते थे। मेरी बहनें बैठी हैं, उनको मालूम होगा, अगर गांव से आई होंगी तो सरपत से जो बनाने के लिए वो आता है बेने का, वो कैसे निकलता है। उसके बाद हमें सीलिंग फैन मिला, हमें कूलर मिला, हम एसी तक पहुंच गए। अब तो लाइट का ऐसा आ गया कि आप मुंबई बैठे हैं और अपनी मोबाइल से अपने घर में बंद कर दीजिए। कितना विकास किया हमारे देश ने, लेकिन इस विकास का हिस्सा कौन कौन रहा, जरूरी ये भी तो है। वास्तव में मेरे जीवन में जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत सारा बेना मिला था, लेकिन डुलाया एक भी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। मैं फैन पकड़ा, टेबल फैन पकड़ा, कूलर से होते हुए एसी तक पहुंच गया। वास्तव में आज लाइफ का जीवन जी रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी स्प्रिट अपने आप को बदलने की कम निकली और मेरे भागने की तेज निकली। वरना अगर मैं स्लो भागता तो मैं बेने से फैन, टेबल फैन, कूलर तक आता, फिर
फिर मेरे बेटे एसी और लॉयड तक पहुंचते, लेकिन मैं ऑलरेडी उन्हें अपने कंधे पर बैठा के लॉयड तक लाया हूं और मुझसे आगे जाने के लिए अभी इनके पास टेक्निक नहीं है। दिस इज माई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस समय की जो सबसे टॉप टेक्निक है वो ऑलरेडी मेरे पास है, और जब तक मोटिफाई होगी, मुझे लगता है कि अभी मैं 10 साल रन कर रहा हूं, उसको भी हासिल करूंगा। तो जरूरी है कि आपके अंदर ऊर्जा क्या है, आपके अंदर जज्बा क्या है। ये दोनों चीजें आपके मंजिल को आसान कर देती हैं, वहां आपको पहुंचाती हैं। और अगर ये नहीं है तो जीवन की कोई ताकत नहीं है जो रानू साहब किसी भी व्यक्ति को बदल सके, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम तो है, लेकिन वो सिर्फ उसके लिए है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। वरना लोग कहते हैं कि भोजन ईश्वर देता है, लेकिन मैं मानता ही अगर आप किचन में ना जाएं और उसे पकाए ना और खाए ना तो क्या पेट में चला जाएगा? संभव नहीं है। दिस इज द वर्किंग हिमसेल्फ, रिसाइकलिंग माई लाइफ और आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का हिस्सा है और वो हमें ही करना पड़ेगा, उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो निश्चित अगर हम सब इस प्रांगण में हैं तो हमारे लिए एक सबसे बेहतरीन समय यह है कि हम इतिहास के एक पन्ने को अपने लिए खाली करें और अपने आप से प्रोमिस करें कि आने वाली पीढ़ियां मेरा नाम जरूर पढ़ेगी, चाहे वो 2 ही लाइन का क्यों ना हो। जब तक हमें डिसाइड नहीं कर पाते, हमें बहुत विशेष लाभ अपने जीवन का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस भारत में 135 करोड़ लोग पैदा हुए, आगे फिर 40 में बदलेंगे, 50 में जाएंगे, 160 में जाएंगे, और लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, लेकिन हर आदमी रतन टाटा नहीं है। ऐसे अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को यादों में सजाने के लिए आपको कुछ बेहतरीन अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। और एक शब्द मेरे दिमाग में अभी और भी आ गया है, उसे भी मैं बता दे रहा हूं कि होता क्या है। डॉक्टर विजय साहब की कोई किसी के लिए तो कुछ करता नहीं, हर आदमी अपने लिए करता है। मर्सिडीज की जरूरत मुझे पड़ी तब मैं यहां तक आया, मैं अपने बेटों के लिए नहीं खरीदा। और एक बहुत रियल बात बता दूं कि मेरे दोनों बेटे बैठे हैं, मैंने इनसे हमेशा एक कमिटमेंट किया है कि बेटा ये रॉयल ओशियन ना तुम्हारी है ना मेरी है, ये रॉयल ओशियन सबकी है। इसकी शान शौकत को देख के कभी ये मत सोच लेना कि मेरे लिए तो सब कुछ बना बनाया है, मुझे क्या करना है। क्योंकि रॉयल ओशियन मुझे भी तनख्वाह देती है और तुम्हें भी आगे तनख्वाह ही देगी, अपनी संपत्ति देने वाली नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ ट्रस्ट। ये उन लोगों की है जिन लोगों ने अपने खून पसीने से सींच कर इसे बनाया है। और इसका उदाहरण मैंने उस राजा से सीखा जिसने अपने 7 बेटों को राजा बनाने के बजाय राजकुमार भरद्वाज को राजा घोषित कर देता है, क्योंकि उसके अंदर वो गुण और वो लक्षण नहीं थे। तो जरूरी है कि आप अपने आप को संघर्षशील बनाइए और अपने लिए सारी चीजें करिए, दूसरों के लिए अपने आप हो जाएगी। जब एक कार खरीदते हैं आप तो कई लोगों के लिए काम होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले तो आप अपने लिए खरीदते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को चालक के रूप में आप नौकरी दे देते हैं। एक मैकेनिक जो बैठा है, चाहे वो पंचर बना रहा है चाहे उसका सर्विस कर रहा है, उसके लिए भी टाइम टू टाइम आपके माध्यम से जॉब मिल जाती है। एक पेट्रोल पंप खुला हुआ है, उसको भी 10 रुपए की रोजगार के लिए आपकी कार वहां से जाती है, 2000-5000 का तेल जलाती है तो 10-5 रुपए उसका फायदा होता है। इन सारे लोगों के लिए आपने कार नहीं खरीदी है, कार अपने लिए खरीदी है। इन लोगों के लिए उस सिस्टम से जुड़ने की वजह से सबके लिए फायदे होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें इतिहास अपना बनाना है, ग्रोथ अपनी करनी है, ऊंचाइयां अपने लिए तैयार करनी है। बाकी चाप से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे सबके लिए रोजगार, सम्मान, सुविधाएं, सारी चीजें अपने आप बनती और मिलती चली जाएगी। इसलिए अपने अंदर
एक बेहतरीन एनर्जी का उद्गार करिए। जिंदगी में इतिहास के हिस्सों में बनने के लिए बहुत ऊंचाई मत हासिल करिए, क्योंकि अपने जिले में, अपने क्षेत्र में कम से कम एक इतना बेहतर स्टेप स्थापित कर लीजिए जहां से लोग आपकी एक बेहतरी के लिए, आपकी एक ग्रोथ के लिए, आपके एक सामाजिक सहयोग के लिए जानने। और ये तब संभव है जब आप पैसा कमाएं। और आलोचना तो बड़ी ईमानदारी का पैसा देती है। तिवारी साहब टीडीएस काट के जाता होगा, मेरा अंदाज है। सुन रहे हैं मेरी बात को? तो टीडीएस काट के जाता है तो इसका मतलब ईमानदारी का है, क्योंकि अगर ईमानदारी का नहीं होता तो टीडीएस नहीं करता। और आपकी कंपनी आज तक इतना बेहतरीन काम की है, इतना बेहतरीन ग्रोथ की है कि एक सादे पेपर पर आपकी कंपनी से आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वॉल्यूशन के लिए है कि किसी भी एक आदमी ने एक सादे पेपर पर कंप्लेन नहीं की कि आपने उसके शब्दों के साथ पूर्ति नहीं की, आपने उसको समय पर चीजें नहीं दी। और अगर परिस्थितियों के साथ कहीं आप पीछे हैं भी तो उसमें लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े। तो इतना बेहतरीन सिस्टम, इतना सहयोगफुल ऑर्गेनाइजेशन और एक परिवार जैसा प्यार जो रालोचन आप लोगों को लगातार दे रही है, ये और कहां मिलने वाला है। तो मैं ये चाहता हूं कि निश्चित तौर पे आप लोग एक नई ऊर्जा अपने आप को दीजिए। आने वाले समय 5 दिसंबर को एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जो कि पहले से ही है निर्धारित है। उस निर्धारित समय में, जैसा कि अभी भी कह रहे थे कश्यप साहब की, हर मंच, ये मंच आप लोगों के लिए बना है, हर किसी का है। लेकिन इस मंच के बीच एक फासला है और वो है एक स्टेप का। ये स्टेप इसलिए है कि जब आप किसी न किसी छोटी बड़ी चीज के विनर बनेंगे तो ही उसे लेने यहां आए, वरना तो आप अपने विचार रखने आ सकते हैं। जैसे यहां सबको गिफ्ट मिला और मुझे फेरी में बुला दिया गया, तो उस गिफ्ट के लिए विनर होना जरूरी है। और विनर होना मतलब अपने आप को स्थापित करना, उन लोगों के बीच से उठ के आना जिनके बीच आप खेल रहे हो, उसमें आप टॉप पर हो, तब आप यहां आ रहे हो। और जब आप विनर हो तो आप लगातार जीतते हो। इसका मैं एक उदाहरण आप लोगों के बीच में ही दे रहा हूं। प्रदीप मौर्य साहब एक जीते थे, दूसरे में हारे ही नहीं। कहना पड़ा कि ठीक है आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि जिसके अंदर विलक्षण गुण होते हैं वो तो हर जगह सक्सेस है। और सक्सेस कहना आसान है, मिलना आसान नहीं, क्योंकि सक्सेस के लिए हर इंसान 24 घंटे की इन दिनचर्या में बड़ी तेजी से भाग दौड़ कर रहा है। उसे लग रहा है कि ये सक्सेस का जो टैग है अगर मुझे मिल जाता तो उसके साथ एक बेहतरीन सुकून भी मिलता, क्योंकि वो सारी चीजें तब मिल जाएंगी जो आप चाह रहे हैं, और जब वो मिल जाएंगी तभी आप सक्सेस होंगे, उसके पहले आप सक्सेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आपका मोटो है, गोल है, जो टारगेट है, उसके लिए बेहतरीन रास्ते को चुनते हुए रॉयल ओशियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप आगे बढ़िए, अपने जीवन को एक बेहतरीन रास्ता दीजिए। और नो डाउट जब आप कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे तो रॉयल ओशियन की एक बेहतरीन फैमिली जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, वो आपका हाथ फैला के स्वागत करते हुए कंधा से कंधा मिला के आपको आगे लेके चलेगी। और आज जो मेरा गर्व है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो इतना बढ़ा हुआ है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर अगले 6 महीने बाद आप मुझसे मिलेंगे तो निश्चित
इस रॉयल ओशन के कंडीशन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि जो ये नई पीढ़ियां और ये पुरानी जड़ें इतनी बेहतरीनी से कॉम्बिनेशन बना के आज मेरे सामने दिखाई दी है। इन लोगों ने एक नया जोश तो भर ही दिया है कि अगर मैं कुछ बेहतरीन और विशेष करने के लिए कहीं जाऊं तो पुरानी और व्यवस्थित चीजों को ये लोग बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। हमारे बीच बहुत ऊर्जावान लोग हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और इस ऊर्जा को यूटिलाइज कर लेना, इस ऊर्जा को एक धारा प्रवाह के साथ बहा ले चलना, ये हम लोगों का काम है। जो पहले से इसमें बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो जिसके साथ है वो निश्चित ही अपने लोगों को अपने साथ बेहतरीन तरीके से खड़ा करने का प्रयास करे। हर एसोसिएट उसी तरह से अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करे जिस तरह से आज रॉयल ओशियन ने अपने आप को बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारी मूल सफलता तभी है जब आप लोगों के बीच से एक एक करके लोग राजमणि यादव बनते चले जाएंगे। ये बेहतर अपॉर्चुनिटी एक नायाब काम करने से ही मिलने वाली है, क्योंकि आम जीवन में आम तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम विशेष बन ही नहीं पाएंगे। हमें विशेष स्थान हासिल करने के लिए विशेष प्रकार के काम करने पड़ते हैं, लोगों से हटकर कुछ अलग दिनचर्या बनानी पड़ती है। अगर हम आम जीवन में आम काम कर रहे हैं तो हम विशेष नहीं बन पाते। तो निश्चित तौर पर अपने आप को हम ऐसे चीजों के लिए तैयार करें जिसके लिए सफिशिएंट पाए। कई बार लोगों के यहां आया कि सर ये क्वेश्चन आते हैं, सर इस तरह से हमारे बीच ये चीजें नहीं हो पाती हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि व्यक्ति जो अपने आप को अपाहिज समझता है तो व्यक्ति शरीर से कभी अपाहिज नहीं होता। अरुणिमा का नाम आप लोग जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं? जानते हैं सर? अरुणिमा जब हॉस्पिटल में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा सपना टूट गया है, तुम जिन ऊंचाइयों को हासिल करना चाहती थी उसे हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि जिन पैरों से हासिल करना चाहती थी वो पैर ही नहीं। वास्तव में मैं बताऊं, होश आने के बाद उसने जो जवाब दिया वो बड़ा काबिले तारीफ था। उसने कहा कि दो पैरों से तो कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। एनर्जी तो मेरे अंदर अब आई है, अपॉर्चुनिटी तो हासिल मैं अब करूंगी, क्योंकि एक नया इतिहास बनाना है और एवरेस्ट को मैं बिना पैर के फतेह करूंगी और पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। और उसने दिखाया। तो कहां वो अपाहिज हुई? क्योंकि हमारी एनर्जी यहां थी। अगर यहां होती तो हम कभी हासिल नहीं कर पाते। जब आपका दिमाग तेजी से काम करता है, आपके अंदर एनर्जी तेजी से काम करती है, मैं हकीकत बताऊं, अंग अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी देखिए, जब किसी आदमी को उसकी सांसें चलना बंद कर देती हैं तो उसको शॉक दिया जाता है। शॉक इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी बंद इंद्रियां, बंद नसें एक प्रेशर पाके काम करना शुरू कर दे और वो बाहर की ताकत कभी कभी इतना सफल होती है कि वास्तव में आदमी उठ जाता है और सही हो जाता है। तो हमें अपने अंदर वो शॉक देने की जरूरत है और हमें अपने आप को फिर से एक बेहतरीन अचीवर बनाने के लिए तैयार करने की जरूरत है, ताकि हर एक एसोसिएट, हर एक सीनियर लीडर अपने आप में एक नई नई रॉयल ओशियन बन के खड़ा हो। और जब ऐसा होगा तो आज वास्तव में आजमगढ़ से चढ़कर लखनऊ तक का जो सफर तय हुआ है, हम पूरी दुनिया पर यह सफर स्थापित कर सकते हैं, वहां तक लेकर पहुंच सकते हैं
ये नामुमकिन नहीं। एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे अपने आप को स्थापित कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं एक छोटा सा आप लोगों के बीच देता हूं। बहुत समय हो गया और हमारा क्लोज का समय भी हो रहा है। टाइम क्या हो गया आपका? 2:05। मैं आप लोगों के बीच हमारे देश के बहुत महान व्यक्ति का नाम फिर से लेना चाहता हूं। हालांकि एक बार लिया था। मेरी नजर में मेरे देश में रतन टाटा जैसा कोई व्यक्ति नहीं। रीजन बताऊं ऐसा क्यों है? रतन टाटा से एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों ने पूछा कि सर, आप जब इस देश के टॉप मानचित्र पर थे तो कुछ लोगों का नाम भी नहीं था, जो आज के सबसे बड़े लोग। लेकिन क्या कारण है कि वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आप पीछे आ रहे हैं? मैं ताली चाहूंगा विशेष उनके जवाब के लिए। कितना बेहतरीन उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो लोग बिजनेसमैन हैं, वो लोग बिजनेस करते हैं और मैं एक उद्योगपति हूं। देश में उद्योग पैदा करता हूं, लोगों को रोजगार देता हूं, लोगों को साथ लेके चलता हूं। मेरी दौड़ अपने आप को अमीर बनाना नहीं है। मेरी दौड़ लोगों के घरों में रोटी पहुंचाना है। मेरी दौड़ लोगों को रोजगार देना है। मेरी दौड़ मेरे देश को मजबूत बनाना, मेरे देश को समृद्ध बनाना है, ना कि मेरी दौड़ सबसे अमीर बनना है। वह आदमी एक बार अपनी टाटा कार की कंपनी को बेचने के लिए जगुआर के मालिक के पास आते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे कार का अनुभव नहीं था। मैंने कार कंपनी डाली और कार बनाना शुरू कर दिया और बहुत घाटे में जा रही, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप उसे खरीद ले। तो जगुआर के मालिक ने हंस के कहा कि जब आपको बनाना और चलाना नहीं आता था तो आपने शुरू ही क्यों कर दिया? रतन टाटा साहब के लिए एक खिल्ली भरा मजाक लगा। वो एक कप चाय पिए, वहां से उठे और चले गए। उन्होंने अपने समस्त सहयोगियों के साथ बैठकर विचार और विमर्श किया और रीजन जाना कि क्या कारण है कि मेरी टाटा कंपनी की इतनी मेहनत करने के बावजूद बनी हुई कार सक्सेस नहीं हो पा रही। उस पर एक बेहतरीन रिसर्च किया और नए रिसर्च के साथ उन्होंने अपनी कार लॉन्च की और लॉन्च ही नहीं की। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने खुद जगुआर कंपनी को खरीदकर अपना नाम बहुत ऊपर किया, बहुत ऊंचाइयों पर किया। जिस जगुआर को खुद को बेचने गए थे, उस जगुआर को उन्होंने खरीदकर भारत में स्थापित कर दिया। हम जिस देश में जीते हैं उसमें अंग्रेजी का एक शब्द है पोटेंशियल। तो हमारे इंडिया में पोटेंशियल बहुत है। दुनिया के मानचित्र को एक बार उठा के देख लीजिए, कोई एक देश नहीं मिलेगा जहां टॉप ऑफ गवर्नेंस इंडियन आदमी के एक जो है सहयोगिता या सहभागिता के बिना चलती हो। मैं दुनिया के सबसे अमीर देश की बात करता हूं या दुनिया के देश सबसे स्ट्रांग देश की, अमीर ना कह लो, मजबूत और स्ट्रांग कह लो, अमेरिका की। वहां की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, वो इंडियन है। कहां के हैं? इंडियन। पर्सन ऑफ द सेकंड, जस्ट ऑफ द टॉप डाउन। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति फर्स्ट होता है, उपराष्ट्रपति सेकंड होता है। जिस देश का सेकंड आदमी इंडियन हो, आप जान लीजिए कि वहां इंडिया की कितनी बड़ी बैठ हो सकती है। आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात उठा के देख लीजिए।
इन्फोसिस के जो मालिक है, उनके दामाद जो कि इंडियन या प्रवासी भारतीय कहे जाते हैं, आज की डेट में वो वहां के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा की संसद में बैठने वाला आधा संसद भवन किसका है? इंडिया के लोगों का है। आपको मैं बता दूं कि आपके जस्ट पड़ोसी देश नेपाल, उसके पूर्व राष्ट्रपति रामबदन यादव साहब कहां के रहे? आपके भारत के रहे। तो कितनी एनर्जी है, कितनी उर्वरा शक्ति है हमारे इस देश में। और अगर कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन सकती है, तो क्या हम अमेरिका में बिजनेस नहीं कर सकते? अगर भारतीयों के अंदर इतना एनर्जी है कि वो गवर्नेंस ऑफ द अमेरिका को कैप्चर कर सकता है, उपराष्ट्रपति पद वहां का हासिल कर सकता है, वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि क्या उसकी कैपिटल में घुसकर हम बिजनेस नहीं कर सकते? आई डू प्रॉमिस, हम कर सकते हैं। हमारे अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए और हमारी उड़ान उतनी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने जीवन की दौड़ शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द पहले ही दिन होता है। 50 मीटर की पिच पर एक दिन दौड़ लीजिए, 4 दिन पैर काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके दौड़ने की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपके दर्द कम होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप डेली दौड़ेंगे और दूसरे दिन पता भी नहीं चलेगा कि आप शाम को दौड़े। यू आर हैबिचुअल, आप हैबिचुअल हो जाते हैं। तो जब आजमगढ़ से चलकर बिना पैसा के अरबों की कंपनी रॉयल ओशियन बना के लखनऊ में छाया जा सकता है, तो क्या लखनऊ से अमेरिका, ब्रिटेन और रूस में नहीं छाया जा सकता? दिस इज द वेरी सिंपल। आज आपके पास ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, जैसा पाल साहब ने अभी डिस्क्रिप्शन किया है बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ आप आ सकते हैं। आपकी पहचान एक बिल्डर के रूप में है, आपकी पहचान एक प्रोडक्शन के रूप में हो सकती है, एक पैकेट के रूप में हो सकती है। क्योंकि रतन टाटा से एक बार और सवाल किया गया कि सर आप तो ट्रकें बनाते हैं, आपकी कंपनी जहाज जो उड़ती है उसके पार्ट बनाती है, फिर आपको कील और नमक बनाने की क्या जरूरत है? कितना पैसा बचाएंगे उससे? बहुत बेहतरीन जवाब दिया उन्होंने कहा ट्रक टाटा बनाती है, ये सिर्फ वही खरीदेगा जानेगा जो ट्रक को खरीदेगा और ट्रक को देखेगा। लेकिन टाटा के नमक को खरीदकर वह भी व्यक्ति टाटा को जानेगा जो गांव की झोपड़ियों में रहता है, तंगलियों में रहता है, जहां ट्रक नहीं जा सकती। तो ये बेहतरीन सोच इंसान को बहुत आगे बढ़ाती है। और हम अपनी बेहतरीन सोच के दम पर दुनिया के किसी भी पार्ट को फतेह कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हार मेरे डायरी में नहीं, क्योंकि मैं तो जीतने में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं कि हारने के लिए सोचने का मौका ही नहीं है। जब आपके पास समय होगा तब ना डिसाइड करेंगे। तो मंजिल इतनी बना दीजिए कि एक को हासिल करिए और दूसरे के लिए दौड़ जाइए। उसको हासिल करने के बाद दूसरे में क्या होगा, यह सोचने का समय मत रखिए अपने पास। अगर ये सोचने का समय है तो ये वाले पुअर, जितना कम टाइम है आपको फास्ट भागने के लिए उतना तेज भागिए। मैं ये नहीं कहता कि भागकर हुसैन बोल्ट हो जाइए, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि दुनिया के किसी भी कोने में स्थापित करिए और आपका मानचित्र चलता है। कभी कभी जब मैं पुस्तकें पढ़ता था कॉलेज में, तो आप लोग देखे होंगे कि राइटर का फोटो और राइटर का नाम दोनों लिखा होता है। सही बोल रहा हूं डॉक्टर साहब? जब आप लोग किताब पढ़ाते हैं तो वहां पर राइटर का कभी कभी फोटो और नाम दोनों आता है कि नहीं आता? तो मैं सोचता था कि यह व्यक्ति कितना महान होगा जिसको देखने के लिए और पढ़ने के लिए दुनिया में इतने लोग पैदा हुए। लेकिन मैं आप लोगों से यकीनन बताऊं, वो सोच एक दिन सच्चाई में तब्दील हुई। मैं किसी के घर गया तो उसका फोटो मेरा लगा हुआ था।
उसके यहां मेरा कैलेंडर लगा हुआ था, तो मैं चाय पी रहा था और अपने कैलेंडर को देख रहा था कि मैं ही हूं कि कोई और है। ये अपॉर्चुनिटी असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे हासिल की है, तो आप भी हासिल कर सकते हैं। बशर्ते क्या है कि एक बेहतरीन जज्बा होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आप लोगों के बीच। मेरे फादर बैठे हुए हैं, हम बच्चे खुरासे पढ़ते थे अपने घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैं बड़ा दुबला पतला और बड़ा डरपोक सीधा साधा लड़का था। अपने जीवन में कभी मार नहीं किया और मार खाया भी नहीं। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि एक थप्पड़ आज तक मार नहीं खाया हूं, और मेरे भी बच्चे सौभाग्यशाली है कि इतने बड़े हो गए एक थप्पड़ मारा नहीं। जब बातों से काम चल जाता तो मारने की क्या जरूरत। तो जब पढ़ के आ रहा था तो 2 ग्रुप के बच्चे आपस में झगड़ा कर लिए, और जब वो झगड़ा कर रहे थे, मार झगड़े कर रहे थे, तो मैं भी आ रहा था तो दूर खड़ा होकर देख रहा था। सर FIR हो गई। FIR होने के बाद गांव की पुलिस गांव में, मतलब थाने की पुलिस गांव में दौड़ने लगी। ये मेरे पिताजी बैठे हैं, ये कहते थे कि तू भी उसको देख रहा था, तो काम करके तू घर पे मत रख। खेत में खाद डाल के हम और मेरे फादर 4 दिन सोए कि हमको पुलिस ना पकड़ ले। एक दिन वो था, और एक दिन ये है कि आपके इस प्रोग्राम का उद्घाटन SP करके गया है। दिस इज द योर अपॉर्चुनिटी। नो डाउट DIG भी करके जाता, लेकिन मुझे लगा कि बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। DIG अगर आएगा तो उसको लगेगा कि यार रॉयल ओशियन इतनी ही बड़ी है क्या, तो मैंने नहीं बुलाया उसको। एक मेरे जानने वाले एक दिन अपने काम को लेके आजमगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर गए। उनकी फाइल लगी हुई थी, पेशकार ने नाम पुकारा और गए। DM ने कहा कि ये तुम्हारा काम है। उन्होंने कहा ये क्या, ये नहीं हो पाएगा, फाइल जाओ लेके जाओ। और उसके बाद वो आगे बढ़ने लगे। हकीकत बताऊं, उस DM कार्यालय में रॉयल ओशियन का कैलेंडर टंगा हुआ। और फिर उसकी तरफ देखा, कहा बैठ जा। राबड़ी यादव जो इस कंपनी के मालिक हैं, वो तो अकेले हैं, उनका कोई भाई भी नहीं है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये तुम्हारे अंकल हैं, तुम्हारे चाचा हैं? तो उसने कहा कि सर मैं उनका पर्दार हूं, वो मेरे चाचा लगते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा घर बताओ कहां। और डॉक्टर साहब हकीकत बताऊं, जब उसने घर बताया तो उन्होंने कहा अच्छा फाइल आगे कर, और साइन करके उसको रिटर्न दे दिया। दिस इज द अपॉर्चुनिटी योर नाउंस। ये जब मैं 0 था, घाट पर सोता था, तो सिपाही से बात करना असंभव था, तो SP से मिलना कितना असंभव रहा होगा आप लोग सोचिए। लेकिन आप लोगों का ये छोटा भाई आज भी जब किसी SP, DM, SDM के कार्यालय में जाता है, और वो लोग अगर जानते हैं तो नो डाउट राहुल भाई गवाह हैं, 10 बार मेरे साथ गए हैं, लोग खड़े होकर स्वागत करते करे भाई साहब आप आ गए, आइए। ये चीजें कब हुई? मैंने उनके कार्यालय जाने का कोई प्लान नहीं बनाया, मैंने अपने आप को सक्सेस होने का प्लान बनाया। और जब मैं सक्सेस होने का प्लान बनाया तो उनके कार्यालय और उनके आपसे मेरे लिए ऑटोमेटिक इजी हो गए, क्योंकि जो उनकी जरूरतें हैं उसका उत्पादन मेरे कार्यालय में होता है। उनके जो सिस्टम है उससे जुड़ने का भी जो रास्ता है वो मेरे कार्यालय तक आता है। तो मैं भी उनकी जरूरत बनता चला जा रहा हूं, और जितने बड़े आप बनेंगे उतनी चीजें गवर्न करेंगी। दुनिया के सबसे बड़ी ताकत का नाम जो है वो बिजनेसमैन होता है। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, एक दिन मैं अपने ऑफिस में छोटी सी ट्रेनिंग के साथ लोगों को बता रहा था, सर ये पानी दे दीजिए। बता रहा था कि बिजनेसमैन कैसे ताकतवर होता है। हमारे देश में इस उत्तर प्रदेश के
एक बार मुख्यमंत्री हुए थे स्वर्गीय राम नरेश यादव जी, बहुत सारे लोग जानते होंगे। उस समय उत्तर प्रदेश बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इस प्रदेश में एक सबसे बड़ी कंपनी थी हिंडाल्को, जो सोनभद्र में है, स्टील की सबसे बड़ी कंपनी। लगभग पूरे बिजली के 23% का उत्पादन वो अकेले खा जाती थी। तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव साहब ने उनको अल्टीमेटम दिया कि आप 25 दिन के अंदर अपनी व्यवस्था कर लीजिए, वरना हम आपकी बिजली को काटकर जनता में भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे और आपका उत्पादन ठप हो जाएगा। वो जो कंपनी है वो बिरला की है और वर्तमान में उसको गवर्न करने वाले व्यक्ति का नाम कुमार मंगलम बिरला है। बिरला ने कहा कि ठीक है, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करता हूं। नो डाउट अपने कहे हुए दे के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव साहब ने उनकी बिजली कटवा दी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगले चंद दिनों में जनता दल के सरकार के रूप में राम नरेश यादव जी की जो सरकार थी वो गिर गई और वो मुख्यमंत्री पद से बाहर हो गए। दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द बिजनेसमैन। एक दिन मैं बता रहा था कि आप लोग भी टीवी पर देखते होंगे कि महाराष्ट्र में कितने जो है विधायक खरीद लिए गए और दूसरे प्रदेशों में इतने विधायक खरीद कर इनकी सरकार बना दी गई। तो दिमाग लगाइए कि ये पैसा कहां से आता है और पैसा किसके पास है। विधायक खरीदने का पैसा देता कौन है और उसका फायदा लेता कौन है। मैं बिना नाम बताए बता रहा हूं कि गुजरात से एक व्यक्ति है जिनको 10 साल पहले कोई नहीं जानता था और आज पूरी दुनिया जानती है। 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। दिस इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, टॉप ऑफ द इन वर्ल्ड ऑफ द सेकेंड पोजिशन, मिस्टर नहीं तो ठीक है क्योंकि मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस मैन इज द बिगेस्ट पावर। इस देश ने उस पर एहसान नहीं किया है, उसने अपनी क्वालिटी से अपने आप को साबित किया है, तब यहां पहुंचा है। क्योंकि जिसको भी वो मौका मिलेगा वो अपने आप को वहां पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो सोचिए, और उसके पैसे के मूल्यांकन की बात छोड़ दीजिए। किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने के लिए 5,000 करोड़ रुपए बहुत है। मैं केंद्र बड़ी सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक जो सांसद की 5 साल की निधि है वो 10 करोड़ है। 10 करोड़ गुणे 543 कर लीजिए, उसमें से आधे तो चाहिए, 2-4 भाभी। तो जो एक पावर है वो आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी नो टाइम लिमिट है। रानू भैया अगर विधायक होंगे तो 5 साल के लिए हम फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर विधायक। ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन आप अफसरशाही में जाएंगे, अपने आप को 25 साल लगाएंगे, बावजूद उसके हमेशा प्रेशर में आपको जॉब करनी होगी। आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है, जॉब 24 घंटे की होती है। समय बहुत हो गया है, डिस्क्राइब करना ठीक नहीं, लेकिन कभी एक डीएम मित्र से मिलिए, एसडीएम मित्र से मिलिए और उससे पूछिए कि आपकी जॉब का सिलसिला कैसा चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक मेरे मित्र एडीएम है, इसी करवा चौथ को उन्होंने, उनकी पत्नी डीएम है, उन्होंने फोन करके कहा कि माननी जी का दौरा आ गया तो टाइम से वीडियो कॉल कर लेना, छुट्टी नहीं है। तो आप कंडीशन समझिए कि कितने प्रेशर में उतनी बड़ी जॉब है। लेकिन राजमणि यादव को अमेरिका जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत है क्या? वीडियो को बताएगा। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो अमोसी एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर है वो मेरा दोस्त है। टिकट भी लेने की जरूरत नहीं। अगर
अगर मैं उसको फोन कर दूं कि भाई एक काम कर, प्रबंध कर, तुरंत अमेरिका निकलना है, तो कहेगा कि तू पहुंच, मैं तुरंत जो फ्लाइट निकलने वाले उसमें तुझे बैठाता। तो सक्सेस की ये अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों में से हर किसी को लेनी चाहिए, और हमें यही नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि डिमांड इज द मदर ऑफ मैन्युफैक्चर से इसकी कोई लिमिट नहीं होती। जीवन में जब तक बेहतरीन कर सकते हैं तब तक करते रहिए, क्योंकि बेहतर करने के लिए ही मनुष्य का जो है आपको जन्म मिला है। मनुष्य के अवतार में इसलिए आए कि आप बेहतर कर सके, उसके बावजूद 84,000 योनियां हैं जन्म लेने के लिए। लेकिन अगर ये मिली है तो इसमें कुछ ऐसा बेहतर करिए कि आपकी लाइफ में लोग आपको जब याद करें तो एक बार पुष्प अर्पित करें, एक बार आंसू अर्जित करें, और सबकी आंखें आपके लिए नम हो जाए कि काश आप या आप जैसे लोग और होते। सबको भूख लग गई है और मेरा कार्यक्रम भी मात्र इतना ही था, और आज तो मैं केवल 10 मिनट बोलने के लिए टाइम लिया था, क्योंकि जो हमारी मीटिंग थी वो 5 दिसंबर की तैयारी की थी। तो मैं अपने आए हुए सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि 5 दिसंबर की जो आपकी अगली मीटिंग है, फैजाबाद रोड गोल्डन ब्लॉसम बुक है, उसमें आप अपनी उपस्थिति बेहतरीन तरीके से दर्ज कराएं, और क्षमा चाहते हुए इस बात के लिए कि आप लोगों को लिमिट दी गई कि आप इतने से ज्यादा नहीं आ सकते, उसके लिए मैं रॉयल ओशियन की तरफ से बारंबार आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आपके लोगों को रोका गया। इसलिए रोका गया कि आप उन लोगों को बेहतर तरीके से 5 तारीख को गोल्डन ब्लॉसम में लेकर आए। उनका पूरा स्वागत है, सेवा भाव और चीजें बहुत बेहतर तरीके से उनकी की जाएंगी। आप भी इस मंच तक पहुंचने की बेहतर और जी तोड़ कोशिश करके अपने आप को एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंचाते हुए 5 दिसंबर को 2 शब्द बोलिए और कुछ विशेष लेने का प्रयास करिए रॉयल ओशियन से। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं रॉयल ओशियन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत। और सच में जिसके अच्छे विचार होते हैं वही सक्सेस पे जाते हैं, वो आप सभी लोगों ने सुन भी लिया और सभी लोगों ने देख भी लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी का एक जो विश्वास है वो हमेशा अपना बना के रखिए। बिल्कुल आप सभी लोग भी उस सक्सेस पे बहुत जल्दी जाने वाले। तो मुझे लग रहा है लंच अभी होने वाला है, लेकिन उससे पहले जब कोई भी प्रोग्राम थोड़ा सा एंड होता है, कुछ मस्ती और कुछ फन बनता है, वो बढ़ सकते हैं। पर उसके लिए कंपनी ने एक कैरियर प्लान तैयार किया है जिससे ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। उसको एक बार रिव्यू करने के लिए दोबारा से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हमारा एक 9 ईयर का कैरियर प्लान चलता है, जो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं और अपने दोस्तों साथियों या जान पहचान वालों को यहाँ प्लॉट दिलाकर उसके साथ साथ कुछ न कुछ लाभ भी उठा सकते हैं। तो ये कैरियर होता है जो 9 साल में आप पूरी तरह से अचीव कर सकते हैं, जो 9 स्टेप में डिवाइड है। जिसका पहला स्टेप आता है सब एसोसिएट का, जिसके बारे में आप लोग वाकिफ हैं कि सब एसोसिएट वो होता है जो मिनिमम 1 बुकिंग आपको कंपनी में दे देता है। अगर आप मिनिमम 1 बुकिंग करवाते हैं तो उस पर कमीशन जो आपका जनरेट होता है सबसे कम अमाउंट में 5% प्लस उसके साथ गिफ्ट और रिवार्ड रहते हैं। अब 5% छोटा अमाउंट नहीं होता है। अगर एवरेज हम बात करें, अगर एक प्लॉट कोई कस्टमर बुक कराता है आपके थ्रू, तो उसका जो अमाउंट टोटल होता है एक प्लॉट का वो 10 लाख एवरेज होता है। क्योंकि हमारे जो रेट हैं आपका 1399 रुपए पर स्क्वायर फीट है, 899 है और 649 है। अगर एवरेज निकाले तो 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एक प्लॉट 10 लाख रुपए का आ जाता है, जिसका 5% आप देख रहे हैं 50,000 रुपए सीधे सीधे सिर्फ एक बुकिंग पे आपका कमीशन हो जाता है। अब इसके साथ आप और एक चीज देख रहे होंगे, गिफ्ट एंड रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है। ये स्क्वायर फीट पे डिपेंड करता है कि कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट कोई कस्टमर ले रहा है। 1000, 2000, 3000 इस तरह से ये क्राइटेरिया डिवाइड है। अगर वो 1000 स्क्वायर फीट लेता है तो उस पर एक एंड्रॉइड फोन उसको प्रोवाइड किया जाता है।
अगर एंड्रॉइड फोन वो नहीं चाह रहा है तो उसका 12,500 रुपए वो साथ में ले सकता है। तो टोटल अगर कैलकुलेशन देखें तो एक प्लॉट बुकिंग पे 62,500 रुपए वो सीधे सीधे कमा लेता है, जो एक सरकारी नौकरी अगर कोई टीचर है उसकी स्टार्टिंग 40,000 के करीब में होती है, उससे भी ज्यादा होती है। सिर्फ ये एक बुकिंग का कैलकुलेशन है। अगर पूरे महीने वो कोई काम करता है एसोसिएट, अगर वो मिनिमम 30 लोगों से भी बात करता है और फाइनली आके अगर 3 लोग भी बुकिंग करा लेते हैं तो इसका 3 गुना अमाउंट यानी लगभग 2 लाख रुपए के करीब में वो एक महीने की कमाई कर सकता है। ये हमारे साथ जुड़ के जो हमारे रेरा अप्रूव्ड प्लॉट्स हैं, आपके मैप अप्रूव्ड है, एलडीए से एनओसी है, हर जगह से अप्रूव होने के साथ हम जो प्लॉट्स देते हैं आपके अच्छी लोकेशंस पे हैं, जो कस्टमर देखने के बाद तुरंत बुकिंग ले लेता है। तो आपने सीधे सीधे 2 लाख की कमाई की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है एसोसिएट। अब एसोसिएट क्या होता है, जैसे आप सब एसोसिएट हैं, आपने सजेस्ट किया, कोई कस्टमर आया, उसने बुकिंग कराई। अब कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बुकिंग नहीं लेते हैं, या उनके पास ऐसा बजट नहीं हो पा रहा है, या वो आगे आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो आप उनके साथ मिलके एक अपनी टीम तैयार कर सकते हैं। नेटवर्किंग टाइप में अगर आप एक टीम बनाते हैं तो एसोसिएट का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 12 एक्टिव सब एसोसिएट, क्योंकि अभी आप सब एसोसिएट पे थे तो आपका कमीशन 5% था। अब आप प्रमोट हो जाते हैं एसोसिएट पे कब, जब आपके नीचे 12 लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, 12 लोग जुड़ने पर आप प्रमोट हुए हैं 5 से 7%, जो आपका दिख रहा है 7% प्लस गिफ्ट एंड रिवॉर्ड। अब अगर इसका मिनिमम कैलकुलेशन करें तो 7% पे आपका जो टोटल कमीशन आता है वो 82,500 रुपए आता है। 7% 70,000 प्लस आपका गिफ्ट एंड रिवॉर्ड 12,500 जो मिला के 82,500 हो जाता है। अगर 3 बुकिंग मिनिमम का हम कैलकुलेशन लेते हैं तो ये 2,47,500 यानी लगभग 2.5 लाख सिर्फ एक 3 बुकिंग पे आपका एक महीने के अंदर में हो जाता है। पर आप एक ही स्टेज पे नहीं है, अब आप प्रमोट हो चुके हैं एसोसिएट पे, तो आपके नीचे टीम भी काम कर रही है। अगर हम 12 ना लेके मिनिमम 6 लोगों पे भी चलें तो आपको सबका सीनियर कमीशन भी मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके नीचे जो 6 लोग दिख रहे हैं वो सब 5% पे है, क्योंकि वो सब एसोसिएट है, और आप प्रमोट हो चुके हैं एसोसिएट पे जो कि 7% पे है। तो अगर आपके नीचे जो टीम मेंबर है वो कोई बुकिंग कराता है तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2%, वो सबका आपको भी मिलना शुरू हो जाता है एज अ सीनियर कमीशन। जैसे सब एसोसिएट ने एक बुकिंग ली तो उसको उसका 5% मिलेगा, पर आप उसके लीडर हैं, सीनियर हैं, तो उसका 2% आपको भी मिलेगा। इस तरह से अगर हम सीनियर कमीशन जोड़ना शुरू करें, अगर 6 लोगों ने एक एक बुकिंग दे दी तो टोटल 12% ये अलग से आपके पास कमीशन आ जाता है, जो 1,20,000 अमाउंट दिखाया गया है दाहिनी तरफ। तो टोटल अगर दोनों का मिला के देखते हैं तो एक महीने में लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए की कमाई आप आराम से करना शुरू कर देते हैं सब एसोसिएट की पोजीशन पर। ये मंथली आप किसी भी आईएएस पीसीएस से ज्यादा सैलरी देख रहे हैं जो 24 घंटे काम करता है और हर दिन काम करता रहता है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, बस लोगों से चर्चा करनी है, बात करनी है, इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, बस आपको उनसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनसे जानकारियां देनी है उनको और बताना है। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है सुपर एसोसिएट। यहाँ फिर आपके नीचे एक लेवल और जुड़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करेंगे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ आप थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं, तब आपका कमीशन 7% से 9% पहुंच जाता है। अब इसमें क्या कंडीशंस है, आप सुपर एसोसिएट तब बनते हैं जब आपके नीचे मिनिमम 10 एक्टिव एसोसिएट आ जाते हैं। अभी आपके नीचे सब एसोसिएट थे, अब वो जो सब एसोसिएट थे वो भी अपनी टीम बनाएंगे, तो उनके नीचे भी कुछ लोग आ जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएंगे 9% पे। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम लेके रखा है कि आपके नीचे अगर 5 एसोसिएट एक्टिव हो जाते हैं और उनके अंडर में 6 सब एसोसिएट्स रहते हैं, तब आप प्रमोट हो जाते हैं सुपर एसोसिएट पे। अब इसका कैलकुलेशन अगर देखते हैं तो एक बुकिंग पर आपको 90,000 प्लस 12,500 टोटल 1,02,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है सिर्फ 1 बुकिंग पे। अब यही अगर 3 बुकिंग का कैलकुलेशन लें तो 3 लाख के ऊपर आप सिर्फ इस कंडीशन में आते हैं कि आप अपना खुद का बिजनेस दे रहे हैं। अगर टीम के साथ देखना शुरू करें तो आपका सीनियर कमीशन 2% की दर से आपके नीचे मिनिमम एक्टिव मेंबर्स 30 हो चुके होंगे उस समय, मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो आपके 100 के करीब पहुंच जाएंगे। तो
तो 30 पे भी लेके चलता हूं तो 60% का कमीशन आपको मिल सकता है। तो 10 लाख का 60% 6 लाख प्लस जो आपका खुद का बिजनेस था वो सब मिला के आप 9 से 10 लाख पर महीने की इनकम सिर्फ तीसरी स्टेज पर कर सकते हैं। तो ये किसी भी नौकरी या प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब या किसी भी तरीके से आप इतना कहीं कमा नहीं सकते, उसका एक जरिया देती है रॉयल ओशन इंडिया, जिसमें और भी कई स्टेजेस हैं जो आप बढ़ते बढ़ते 10.5%, 11.5% तक पहुंच सकते हैं। इस पे काम करने की जरूरत है। हमारे साथ मिलके, सबके साथ मिलके, मिस्टर राजनी यादव जी के साथ मिलके आप लोग इसमें आगे बढ़िए और काम करिए। तो कुछ थोड़ा सा फन मस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो गिफ्ट रखे हैं ना वो आप सभी लोगों को देने हैं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को एटलीस्ट कम से कम 10 लोग चाहिए, 10 लोगों पीछे आगे जहां से भी, मतलब मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि उनको उठाने के लिए अपने आप लोग आ सकते हैं। उसमें से 3 विनर्स होंगे। कंपनी का एक ये रैंप है, ठीक है, जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है और अपना एक बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अब ये मत सोचिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट क्या है ना, मैं सोच रही हूँ ना कि कंपनी की जो ये खूबसूरत सी मीटिंग हुई है उसकी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, सभी के चेहरे पे थोड़ा सा खुशी आना चाहिए। इसके लिए कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए कोई बात नहीं, इतने लोग काफी नहीं, 2 लोग और हो जाते हैं, 2 लोग कोई और किसी को बुलाते हैं। सर आपको बुला लेते हैं। नहीं नहीं, इसमें लेडीज को पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे। अच्छा 2 लोग खुद नहीं आएंगे, लेकिन 2 लोगों को लेके आएंगे। लड़कियों की ज्यादा देखी है। अच्छा लड़कियों की कैट वॉक, तो मुझे लग रहा है आपने जिनकी कैट वॉक देखी है, जिनकी कैट वॉक पसंद है, तो लड़कों की अब यहाँ से मूड भी मेरा चेंज हो गया। मुझे लग रहा है कि कैट वॉक तो सभी लोगों ने बहुत अच्छी देखी है, ठीक है, लेकिन लड़कियों की आप अपनी स्टाइल में तो चलते ही हैं, अपनी स्टाइल में सारा काम करते ही हैं, ठीक, जो आप लोगों को करना है, ठीक है, वो लड़कियों के स्टाइल में चलना है। जैसे लड़कियां अपनी स्टाइल देती है, जैसे कैट वॉक वो करती है, आपको वैसे सेम करना है, और वही उनके नखरे, वही उनके झटके, वही उनके लटके, ठीक है। सिर्फ जिसने बहुत अच्छा अपना कैट वॉक, बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी, 1st, 2nd एंड 3rd 3 विनर होंगे। नेक्स्ट 2 जो बचेंगे नेक्स्ट गेम में जाएंगे, ठीक है। तो कहिए तो मैं चल के आपको दिखा दूं कैट वॉक। मुझे पता था कि आप कॉपी ही करेंगे। अच्छा मैं चल के बता दूं, ये हमारे बैंड है, ठीक है, कैसी कैट वॉक करनी है आपको उस स्टाइल में, मेरी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपने स्टाइल में चल सकते, डांस के साथ, मस्ती के साथ, जैसे भी, क्योंकि बाद में तो मैं मोबाइल ले लूंगी, ठीक है, मोबाइल से म्यूजिक बजेगा, उसमें काम करेंगे। तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कैसे चलना है। ये मत सोचिए कि अरे यार मेरे को ये किया जा रहा है, आप सभी लोग एक फैमिली हैं, तो दूसरे के चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान ला सकते हैं ना, कहते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो बस वही कोशिश करना है, हो सकता है अपना बेस्ट आप देते हैं, कैसे देते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरुआत करते, पहले कौन जाएगा उधर से, पहले इधर। आपने हमको देखा नहीं अभी, चलिए उधर से शुरुआत कर देते हैं। क्या नाम है आपका? योगेश जी, आज आप ही आते हैं, कोई बात नहीं, चलना तो है ही आपको। चलिए शुरुआत करते हैं और सभी लोग एक एक करके जाएंगे। क्या बात है, सबके लिए बात जोरदार तालियां। उधर नेक्स्ट तरफ, हाँ आप क्या बात है।
आपने। तो नेक्स्ट आप थैंक यू। और सर आप प्रोफेसर सर। वाओ क्या बात है, बस जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। सर प्लीज। थैंक यू सर। अब आप बोलिए। आता नहीं है तो इन लोगों को देख के तो कॉपी हो गए होंगे ना। हाँ ओके, थैंक यू सो मच सबने, जिन्होंने इस वाकई में सबका दिल जीता कि अच्छा किया। तीसरे नंबर वाले नंबर इनको इधर ले आते हैं, आइए सर इधर। इधर से तीसरे वाले नंबर, इधर से तीसरे नंबर। चलिए ये हो गया हमारे फर्स्ट विनर। सेकेंड किसका अच्छा लगा कैटवॉक? इधर से तीसरे नंबर। हाँ सर ने अच्छा किया, सर ने कमर बहुत अच्छी मचाई थी। और अच्छा दौड़ किया, थोड़े से कंपटीशन हो गया। एक लोग कोई और सर सही कर रहे हैं। हाँ हाँ उन्होंने कैटवॉक अच्छी की। हाँ बिल्कुल, मतलब हर तरह से तीसरे ही हो रहे हैं। आई और ये तीन हमारे विनर हैं जिन्होंने वाकई में कैटवॉक इतना अच्छा किया कि सभी के चेहरे पे मुस्कान आई। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए प्लीज आप सभी लोग। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों का गिफ्ट किधर गया? सर मैं चाहती हूँ कि ये गिफ्ट प्लीज आप अपने हाथों से ले। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए आप लोग। हाँ करवा चौथ वाला ही चांद, वही वाला जिसमें चांद आता हो। बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवाज अच्छी है नहीं अच्छी वो चलेगा। चलो इधर से लेके आओ। बादल में सलमा के मेरी जाना एक फूल सबरी तुमसे अच्छा कौन है, कोई ऋतु कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है। क्या बात। हम थोड़े से पुराने और यहाँ पे देख रहा हूँ अबाउट 50% लोग उस दौर के हैं जो लोग मोहम्मद रफी एंड मुकेश किशोर कुमार का काम लोग जानते होंगे और शायद पसंद भी करते हैं। एक प्रयास करते हैं दुलाइन हम भी। धन्यवाद। चासी महबूबा हो मेरी कब ऐसा हमने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चासी महबूबा हो मेरी कब ऐसा हमने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू। हर नजर को एक नजर की तलाश है, हर नजर को एक नजर की तलाश है, दिल में छिपा प्यारा एहसास है और हम
आपकी तारीफ यूं ही नहीं कर रहे, पर क्या करें, आप इंसान ही कुछ खास हैं। एक बार सच्ची जोरदार ताली बजे। सर आप आइए जरा यहाँ पे प्लीज उठिए। आपको 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 अपना गाना, अब आपको क्या करना है, क्योंकि मेरे पास 3 गिफ्ट बचे, वो तीनों मुझे देना है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि जहाँ पे चांद लगाया था वहां पे गाना सेम टू सेम, राग सेम टू सेम, जैसे गाया था सेम वैसे गाना, बस चांद की जगह पे सांड लगाना है। चांद की जगह पे सांड लगाना है, जो सांड, हाँ जो मारता है, ठीक है, हाँ, और गाना सेम वैसे, ठीक है। तो बड़ा खतरनाक है। सांड छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। सर आपने ऐसे बोला सांड जैसे वैसे, इतना तो सांड जैसे तो नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर अब आपका सॉन्ग। अरे बड़ा खतरनाक सांड सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा हमने सोचा था, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। सत्यानाश करवा दिया। तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कोई ऋत हो, कोई मौसम, जैसे वर्षा हो या गर्मी का मौसम, सांडों से अच्छा कोई नहीं। मेरा गिफ्ट जो है ना, 2 पीछे एस मिश्रा बैठे हैं, उनको दे दीजिए। इसमें सवाल ही नहीं। एस मिश्रा जी, आपका गिफ्ट वो आपको ट्रांसफर कर रहा है, प्लीज आप आ जाए। दरअसल वो उन्हीं से मैं सीखा, सर ये आपका डांस भी अच्छा करते हैं, और वो कैट वॉक जो है ना, ये भी बढ़िया करते हैं। अच्छा कैट वॉक, लेकिन ये पीछे आके वो छूट गए, तो कैट वॉक करवा दी जाए। करवा दीजिए। हाँ, कैट वॉक। एक बार पहले तो सारी बात छोड़ दीजिए, अगर कोई बंदा थोड़ा खास हो ना तो देखना चाहिए, तो जिन लोगों ने नहीं देखा इसीलिए मैं दिखा रही थी, तभी थोड़ा सा आप लोग गौर करवाएं। तो आप गिफ्ट दीजिए अपना इनको, आप देखिए फिर वापस ले लीजिए। पहले कैट वॉक। अच्छा पहले कैट वॉक। हाँ क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। क्रिकेट खेलता था, मेरा सपना था टीम इंडिया के लिए खेलना, और उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने रात दिन मेहनत की, और बहुत ही कम समय में मैं उस स्टेज पे पहुंच गया जहां से शायद वो समय दूर नहीं था कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। अच्छा उस बीच क्या हुआ, पढ़ाई क्या है मैंने नहीं जाना, अन्य काम क्या है मैंने नहीं जाना, मैंने रात दिन एक ही सपना देखा और उसी को साकार करने की कोशिश की। अंदर की बातें हैं, बाहर से बहुत इजी सब कुछ लगता है, वहां पहुंचकर भी मैं उन चीजों को नहीं पा सका, मुझे वंचित कर दिया गया। और मैं आपको बताऊं, मैं सीपीएल सेलेक्टेड हूं, आईपीएल से पहले सीपीएल था, तो यूपी से 2 बंदे सेलेक्ट हुए थे, मैंने पंचकुला में ट्रायल दिया था, मैं उस समय वहां पे खेल रहा था, तो मैं उसमें सेलेक्ट हुआ। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मौकों पर परफॉर्म कोई और करता था, नाम किसी और का जाता था, क्योंकि हम लोग गांव से हैं, मेहनत करना जानते हैं, और मेहनत ईमानदारी के साथ करना जानते हैं, एक स्वाभिमानी लाइफ जीते हैं। ये सब होने के बाद वो देख नहीं सके और हमने अपना रास्ता बदलने का फैसला ले लिया, बदल दिया रास्ता। लेकिन रास्ता तो बदल दिया, बाकी रास्ते तो हमको नहीं पता, हम जाएं तो जाएं कहां? हमको मैथ आती नहीं, इंग्लिश सीखी नहीं, बाकी कुछ जानते नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा था। जीवन के 2 साल मैंने कैसे गुजारे मैं जानता हूं। मेरे भी बहुत बड़े बड़े बाल होते थे, मुझे रावलपिंडी के नाम से जाना जाता था। सब हालत देख रहे हैं ना,
एक 28 ईयर ओल्ड व्यक्ति आपको 40 ईयर का लग रहा होगा, लेकिन उस बीच मैं आपको बताऊं, मैं 2 साल के बाद निकला तो मैं यूपीएससी का टीचर बना सीधे। और आज के टाइम पे हर साल मेरे पढ़ाए हुए ऑफिसर्स हैं, लखनऊ में पोस्टेड है, और निस्वार्थ भाव से मैं वहां पे भी लग गया। जो स्टेमिना था, जो मेहनत करने की आदत थी, वो आज भी है। मैं 14 घंटे की क्लास लेता हूं खड़े होकर के। थकान क्या है कभी नहीं जाना। लेकिन उस बीच मैंने जो पीछे देखा, जो किया कि एक ही रास्ता में पकड़ के चला, उस वजह से इतनी दिक्कतें हुई क्योंकि मुझे कोई जानकारियां नहीं थी। और अब मैं वो गलतियां नहीं करूंगा। मैंने खुद को पहचानने की कोशिश की, मैं क्या कर सकता हूं। मैं आशु कवि भी हूं। आशु कवि का मतलब है माहौल देखकर तुरंत कविता बना देना। मैंने कविताएं लिखी। मैं आज भी क्रिकेट खेलता हूं। मैं यूपीएससी में अकेला 10 बंदों का काम करता हूं। मैं 3 ऑप्शनल पढ़ाता हूं। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या नहीं कर सकता। मैं सब कुछ करने के लिए आतुर रहता हूं। और मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो ये सब करते हैं, जिनमें से एक प्रदीप जी यहां बैठे हुए हैं। मैंने बहुत ऑफिसर्स को देखा, सेवानिवृत्ति के बाद बस हो गया। लेकिन अभी देखिए, एक यंग व्यक्ति की लाइफ जी रहे हैं, लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसी बीच मैंने कुछ लाइनें लिखी, क्योंकि एक वो चढ़ा, मैं ऐसे ही एक फंक्शन में गया हुआ था, तो वहां मैंने देखा एक व्यक्ति जो एंकरिंग कर रहा है, सभी लोग उसको देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सब कुछ है। और हम लोग भी एज ए टीचर वहां पे खड़े हैं, तो कुछ नहीं, जितने बच्चे जान रहे हैं सर नमस्ते कर रहे हैं, और कोई नहीं देख रहा है। मैंने देखा इस बंदे में क्या अलग है। वो चंद लाइनें, वो कुछ अलग कर रहा था, बोल रहा था। मैंने भी सोचा कि इसके साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं तो ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जरूर करूंगा। मैंने कविता लिखना शुरू किया, और मैं बताऊं, मुझे समय लगा, और लिखने के लिए मुझे कोई विषय नहीं मिल रहा था। मैंने खुद को ले लिया। तो मैं बताऊं, मैंने वो 4 लाइनें अपने ऊपर लिखी, खुद को विषय माना। बस वही लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं अपनी कविता को खुद पढ़ता हूं, किसी को पढ़ने के लिए नहीं देता, क्योंकि मेरे दिल की पंक्तियों से निकली हुई है। किसी को नहीं अच्छी लगे, हंस दे, तो वो तो हंस देगा, लेकिन उसको क्या पता इन शब्दों की कीमत। और मैं नहीं चाहता कोई मेरे ऊपर हंसे। खैर, आज यहाँ माहौल है, सब समझदार लोग हैं, मैं इसलिए कहना चाहता। तो जरा 4 लाइनें, और वो लाइनें मैंने अपने बीते हुए कल पे, अपने वर्तमान पे और भविष्य पे। तो 2 लाइनें अपने बीते हुए कल पे लिखूंगा, वो जो लिखी हैं। जरा दीवानो समझो ना, जरा मस्तानो समझो ना, पुराना दौर ऐसा था कि मेरा हाल ऐसा था। दरिया भी सूखी थी, गागर भी खाली था। पुराना दौर ऐसा था कि मेरा हाल ऐसा था। दरिया भी सूखी थी, गागर भी खाली था। पर हार नहीं मानी, लगा रहा। समय ने रुख बदला है, समय ने दौर बदला है। समय ने रुख बदला है, समय ने दौर बदला है। नया ये दौर ऐसा है कि मेरा हाल ऐसा है। दरिया में भी पानी है, गागर में सागर है। दरिया में भी पानी है, गागर में सागर है। तो ये सच्चाई है, वर्तमान में यही हालत है। 2 लाइनें, कविता बहुत बड़ी है, लेकिन फ्यूचर पे सुनाता हूं। जब समय बदल गया तो इरादे बदल गए। तो क्या है, 2 लाइनें। नया ये दौर ऐसा है कि मेरा हाल ऐसा है। कभी जो दूर जाते थे वो मेरे पास आते हैं।
कभी जो बैर करते थे वो अपना मीत कहते हैं। नया ये दौर ऐसा है कि मेरी सोच ऐसी है। क्या सोच है? करेंगे कुछ नया ऐसा, लिखेंगे कुछ नया ऐसा, रहेंगे हर जुआ पे हम। लिखेंगे कुछ नया ऐसा, रहेंगे हर जुआ पे हम। दिलों में प्यार भर देंगे, करेंगे काम कुछ ऐसा। दिलों में प्यार भर देंगे, करेंगे काम कुछ ऐसा। ना होगी नफरतें कहीं, ना होंगी अब लड़ाइयां, रहेंगे हर जुआ पे हम। लिखेंगे कुछ नया ऐसा। और अंतिम लाइन, माँ की ममता के ऋण को चुकाएंगे कुछ ऐसा। माँ की ममता के ऋण को चुकाएंगे कुछ ऐसा। जान देकर शहीदों सा, दान देकर कर्ण जैसा। इसी पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।